इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 431। सोलन की आत्मा में निहित रक्तरेखा अभिशाप की शक्ति पहले ही अशुद्ध हो चुकी थी जब कंकाल ने उसे खा लिया था, और बेज, जो वीरान अधिपति के अवतार को धारण किए हुए था, ने रक्तरेखा अभिशाप का उपयोग अपनी आत्मा को कंकाल में स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में किया, जिससे पुनर्जनन घटना को जन्म मिला। आत्मा और शरीर के बीच विलय के महत्वपूर्ण क्षण में जैसे ही बेल स्वर्ग रैंक पर पहुंचा, आरव मेहरा द्वारा बिछाया गया जाल सक्रिय हो गया, जिससे विलय विफल हो गया और कंकाल को इसके दुष्परिणामों का सामना करना पड़ा। उसकी शक्ति स्वर्ग रैंक से गिरकर 38 के स्तर से नीचे चली गई। यही कारण था कि आरव मेहरा ने सोलन को जीवित रखा था। आखिरकार जादू के टॉवर की 10वीं मंजिल पर सोलन ने उसे मारने की कोशिश करने के लिए ड्रैगन ब्रीथ का इस्तेमाल किया। आरव मेहरा के चरित्र के साथ वह कभी भी इस तरह के खतरे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और उसे सोलन को खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन लड़ाई के दौरान उसने अनजाने में सोलन के बारे में कुछ असामान्य पाया। उसे लगा कि सोलन एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहा है, इसलिए उसने उसे शॉन के जागने तक जीवित रखा। ये थोड़ा हास्यास्पद था। सोलन, जो हमेशा धीरज रखता था, उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसे केवल एक बली मोहरे के रूप में जीवित रखा गया था। और उसने आरव मेहरा को निराश नहीं होने दिया। जब बैर का शरीर दिखाई दिया तो वह तुरंत दौड़ पड़ा। मंत्रों की बाढ़ जारी रहने के साथ ही उसके हाथ से एक चमकदार मंत्र छूट गया। आरव मेहरा भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतना नुकसान झेलने के बाद भी वह कंकाल इतना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा उसका आधा शरीर जमीन में फंसा हुआ था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी प्रदर्शित शक्ति लिच बाटन की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी। आखिरकार लिच बाटन से लड़ने वाले 11 लोग थे, लेकिन लड़ाई अभी भी बहुत कठिन थी। सौभाग्य से कंकाल स्वतंत्र रूप से हिल नहीं सकता था। अगर उसका शरीर का दूसरा हिस्सा बाहर आ जाता तो भले ही उसमें सिर्फ 37 लेवल के पावर हाउस की शक्ति होती, लेकिन वे निश्चित रूप से पीड़ित होते। क्रैक। लड़ाई आधे घंटे तक जारी रही और आरव मेहरा सहित सभी ने बहुत सारा मैना इस्तेमाल किया। आखिरकार वे पूरे समय कंकाल पर मंत्र फेंकते रहे। यह एक औसत व्यक्ति की क्षमता से कहीं ज्यादा था। एक के बाद एक शक्तिशाली हमले भयंकर रूप से नीचे गिरते रहे, इससे पहले कि अंततः एक सूक्ष्म ध्वनि सुनाई दे। कंकाल की चमकदार खोपड़ी पर एक मामूली दरार दिखाई दी। ये देखकर उन सभी का मनोबल बढ़ा और उन्होंने अपने हमलों में और अधिक शक्ति लगानी शुरू कर दी। बंधा हुआ कंकाल एक निश्चित लक्ष्य था, लेकिन इसकी हड्डियां इतनी कठोर थीं कि उनके लगातार हमलों के बावजूद इसकी खोपड़ी पर वह छोटी सी दरार पड़ने में आधे घंटे का समय लग गया। यह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। हवा में एक आवाज गूंजी। ये वे से आया था जो अपने विंड एलिमेंटल अवतार के पीछे छिपा हुआ था, और हालांकि वह खुश लग रहा था, उसके हाथ बस चलते रहे, एक के बाद एक हवा के जादू का इस्तेमाल करते रहे। वह बहुत ही चालाक कोनों का उपयोग करके हमला कर रहा था, और हालांकि वह उच्च स्तरीय मंत्रों का उपयोग नहीं कर रहा था, केवल विंड ब्लास्ट और विंड ब्लेड का उपयोग कर रहा था। उसके सभी मंत्र खोपड़ी पर दिखाई देने वाली दरार पर लक्षित थे, धीरे धीरे इसे टुकड़े टुकड़े करके चौड़ा कर रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूल रूप से महत्वहीन दरार पहले से ही 2 बार बड़ी हो गई थी और अब कुछ मीटर लंबी हो गई थी, जो काफी भयावह लग रही थी। इस समय युवा जादूगर की सिलहूट वेस की दृष्टि में दिखाई दी। वेस चौंक गया जब उसने देखा कि युवा जादूगर खोपड़ी से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, लेकिन वह जल्दी से शांत हो गया। वह युवा जादूगर के तरीकों को जानता था। खासकर उन आखिरी कुछ लड़ाइयों के दौरान उसने महसूस किया था कि हालांकि जादूगर बहुत छोटा था, लेकिन वे इस शक्ति और अनुभव दोनों में उससे आगे था। दरार में एक ज्वाला विस्फोट हुआ और एक जोरदार गड़गड़ाहट के बाद अनगिनत हड्डियों के टुकड़े बाहर उड़ गए। कंकाल ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाई और वे 2 फॉस्फोरस लाइटें पागलपन से टिमटिमाने लगीं। जब वेस ने ये देखा तो वह घबरा गया। ये वही था जो कंकाल ने पहले सफेद लपटें डालने से पहले किया था। वेस युवा जादूगर के लिए पसीना बहाए बिना नहीं रह सका। वह कंकाल से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, और अगर वह सफेद लपटों में गिर जाता तो भले ही वह 7वीं रैंक का आर्कमेज होता, वह उनका सामना नहीं कर पाता। उसने सफेद लपटों की शक्ति का अनुभव किया था। वे इतनी भयावह थीं कि एक एलिमेंटल शील्ड भी नष्ट हो जाती। जाहिर है कि अभी उनका पलड़ा भारी था। जब तक उनके पास पर्याप्त समय था, कंकाल की आत्मा की आग को नष्ट करना कोई समस्या नहीं थी। जल्दबाजी में आगे बढ़ना बहुत ही लापरवाही और अदूरदर्शिता थी। यह अच्छा नहीं है, मुझे उसे याद दिलाना होगा। आखिरकार इस टीम के मूल के रूप में युवा जादूगर का बहुत बड़ा प्रभाव था। अगर वे उसे खो देते तो टीम कंकाल के खिलाफ मुकाबला नहीं कर पाती। जैसे ही आकाश में छिपा हुआ वीस कुछ कहने वाला था, उसने देखा कि युवा जादूगर के हाथों में एक किताब घनी मौत की आभा उत्सर्जित कर रही थी। ऐसा लगा जैसे उसमें असीम मृत्यु ऊर्जा समाहित हो। फिर काली धुंध की 2 धाराएं किताब से बाहर निकलीं, जिससे ऐसी आभा निकल रही थी जो वीस को जानी पहचानी लगी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह पूरी तरह से स्तब्ध था और युवा जादूगर को चेतावनी देना भी भूल गया। वह मरे हुए घुड़सवार है, और लिच, ये कैसे हो सकता है? वीस को विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि उसके सामने क्या था। उसकी आंखें आरव मेहरा के पीछे 2 मरे हुए लोगों पर टिकी थीं, और वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि इन 2 मरे हुए लोगों की शक्ति उसकी खुद की शक्ति से कम नहीं थी। अपने चरम पर भी वीस उस लिच का सामना करने पर भाग जाएगा।
क्या वे राजीव मेहरा के संबंध हो सकते हैं? हालांकि वीस को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन तथ्य उसके सामने थे। युवा जादूगर ने वह रहस्यमयी किताब निकाली और दो शक्तिशाली मरे हुए प्राणी प्रकट हुए। ये थोड़ा बहुत अपमानजनक था। वीस को अचानक लगा कि वह वास्तव में उस युवा जादूगर को बिल्कुल नहीं जानता। आखिरकार आरव मेहरा के तरीके काफी डरावने थे। उन दोनों पर भरोसा करके वह एंडलूसा साम्राज्य में स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम होगा। भैयस, मुझे डर है कि तुम कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो पाओगे। अनडेड हॉर्समैन और लिच को बुलाने के बाद आरव मेहरा ने एक बहुत ही गहन चरित्र का जाप किया और अनलिमिटेड मोड में प्रवेश किया। डूम स्टाफ चमकदार रोशनी के साथ फट गया। एक चिंगारी उठी और कुछ बार बढ़ी, एक धधकती आभा का उत्सर्जन करते हुए एक अग्नि ड्रैगन मंत्र में बदल गई, जो चौंकाने वाली तीव्र गर्मी का रिसाव कर रहा था। उस अग्नि ड्रैगन ने फिर खोपड़ी में दरार पर प्रहार किया, जिससे सभी दिशाओं में चिंगारी बिखर गई, हड्डियों के टुकड़ों के साथ मिश्रित हो गई। इस पल में एक के बाद एक अग्नि मंत्र कंकाल की खोपड़ी पर टकराते रहे। तीव्र विस्फोट लगातार गूंजते रहे। गर्जना। कंकाल पूरी तरह से क्रोधित था। उसने 5 मीटर से भी कम दूरी पर युवा जादूगर को देखने से पहले एक दर्दनाक चीख निकाली। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और आरव मेहरा के सामने अपनी खोपड़ी को फैलाया। उसकी फॉस्फोरस लाइट में से एक आरव मेहरा के शरीर को लगभग छू रही थी। कंकाल में बहुत अधिक आक्रामक क्षमताएं थीं, विशेष रूप से ठंडी आभा उत्सर्जित करने वाली 2 फॉस्फोरस लाइट। यहां तक कि 5वीं रैंक के आर्कमेज सोलन भी उनके सामने शक्तिहीन थे और अंततः भस्म हो गए। लेकिन जब लिच ने अपनी हड्डी के डंडे को लहराया तो एक गहरा मंत्र गूंज उठा। उसकी फॉस्फोरस की आग उसकी आंखों के गड्ढों में धड़क रही थी। जैसे ही उसने कास्टिंग पूरी की, कुछ दर्जन बोन स्पीयर्स बन गए, जिनके सिरे के चारों ओर काली गैस थी। जैसे ही लिच ने गहरी दहाड़ लगाई, वे बोन स्पीयर्स बिजली की तरह तेजी से उड़ गए। बोन स्पीयर्स के लक्ष्य उस खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में 2 फॉस्फोरस की आग थी। जैसे ही बोन स्पीयर्स उड़े, कंकाल ने एक दर्दनाक, बहरा कर देने वाली चीख निकाली। ये चौंक गया क्योंकि फॉस्फोरस उन बोन स्पीयर्स से टकराने के बाद तुरंत बिखर गया। आंखों के गड्ढों से भी चिंगारियां फूट रही थीं। वे पूरी तरह बुझ चुकी थीं और काले कोयले में बदल गई थीं। मरे हुए घुड़सवार ने अपनी लंबी तलवार उठाई। उसके दुष्वप्न से सल्फर की मोटी आभा निकल रही थी क्योंकि यह अचानक खोपड़ी की ओर बढ़ी और उसमें टकरा गई। दरारें तेजी से फैलने के साथ ही एक तेज आवाज गूंज उठी। कंकाल की भुजा हवा में जम गई, फिर भारी होकर जमीन पर गिर गई, जिससे धूल का एक बादल उठ गया। 2 फॉस्फोरस की आग पहले ही मंद हो चुकी थी और खोपड़ी का आधा हिस्सा टूट गया था। टूटी हुई हड्डियां हर कुछ सेकंड में नीचे गिरती रहीं क्योंकि खोपड़ी का केवल आधा हिस्सा बचा था। मृत आरव मेहरा सहित सभी ने राहत की सांस ली। यह एक बहुत ही भयंकर लड़ाई थी। उन्होंने सभी ने बहुत ज्यादा मैना का इस्तेमाल किया था। सुनहरा मुकुट भी जमीन पर गिर रहा था, सामान्य आकार में आने से पहले हवा में सिकुड़ रहा था। आरव मेहरा ने झुककर मुकुट उठाया। मुस्कुराने से पहले उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। दहाड़। इस समय उसके कान के पास एक उन्मादी दहाड़ गूंजी। उसके चेहरे पर एक शिकन दिखाई दी, और यह सिर्फ वह नहीं था, अन्य लोग भी शिकन कर रहे थे। वह दहाड़ भूमिगत से आए। उजाड़ अधिपति। ओह नहीं, उसे बय्यस कहा जाना चाहिए, यह उसकी आवाज है। डेल्सन चौंक गया। वह पीला पड़ गया और कांपती हुई आवाज में बोला, जैसे कि उसने दुनिया की सबसे डरावनी चीज का सामना किया हो। वह जादू की मीनार में कैसे घुस गया? वे समझ सकते थे कि दहाड़ मरे हुए लोगों की दुनिया से नहीं आई थी, बल्कि जादू की मीनार के सबसे निचले हिस्से से आई थी। यह डीन का माथा पसीने से लथपथ था, उसके पास शब्द नहीं थे। वे आखिरकार कंकाल को मारने और मुकुट पाने में कामयाब रहे, जो उन्हें अगली मंजिल तक पहुंचने की अनुमति देगा। लेकिन उजाड़ अधिपति का अवतार निचली मंजिल में प्रकट हुआ था। उन्होंने उस अवतार की शक्ति को अपनी आंखों से देखा था। एक भयावह स्तर 38 जादुई जानवर को उसके हाथ की एक लहर से मार दिया गया, तो उनके बारे में क्या? अध्याय 432। इस समय सभी लोग वहां खड़े थे, गतिहीन, उनके चेहरों पर निराशा। उनके पास अभी भी एक स्वर्ग रैंक कंकाल के खिलाफ लड़ने का आत्मविश्वास था, जो पीछे हट गया और स्तर 37 के शिखर पर गिर गया। लेकिन बेयस, वह एक स्वर्ग रैंक पावरहाउस की आत्मा थी। वह बिना शरीर के भी उन्हें कुछ ही समय में मार सकता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि बेयस अभी भी शक्तिशाली उजाड़ अधिपति के अवतार को धारण किए हुए था। वे एक गतिरोध में थे। बर्बाद, बर्बाद, हम वास्तव में बर्बाद हैं। वे इस काले फर्श पर बैठा था, ब्लैक टॉवर के प्रतिनिधि की तरह नहीं दिख रहा था। वह कड़वाहट से मुस्कुराने और बुरी तरह से हंसने से पहले बड़बड़ाता रहा। उसने मूर्खतापूर्वक कहा, यह एक साजिश है, सहस्राब्दियों के लिए तैयार की गई साजिश। तुम क्या छिपा रहे हो? आरव मेहरा, जो उसके पास ही बैठा था, ने भौहें सिकुड़कर वेस को देखा। उसे हमेशा संदेह रहता था कि वेस और सोलन टुलन पर्वत श्रृंखला में क्यों आए थे। यह आकस्मिक नहीं था, निश्चित रूप से इसके पीछे एक उद्देश्य था। अब बोलो, शायद यह मददगार हो। सबकी निगाहें तुरंत वेस पर टिक गईं। हमें धोखा दिया गया। वेस ने कड़वी मुस्कान दी। उसने सांवले आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, 10 साल पहले मैं डार्क एजियोर प्लेन में तीसरे राजवंश के शाही परिवार के वंशज से मिला था। रुको, डेल्सन ने अचानक वेस को बीच में टोका। इस बिंदु पर वह पहले से ही ब्लैक टॉवर के प्रतिनिधि के रूप में वेस की स्थिति को भूल चुका था। क्या यह ओडन साम्राज्य का वंशज था? नहीं, वे नहीं थे।
सख्ती से कहें तो ओडिन साम्राज्य में उस शाखा को शाही परिवार के वंशजों में नहीं माना जाता है, क्योंकि वे बेयस के वंशज हैं। बेयस की वजह से उन्हें शाही परिवार ने निष्कासित कर दिया था और उन्हें ठंडे देश में निर्वासित कर दिया गया था। विडंबना यह है कि इसी वजह से वे तीसरे राजवंश के पतन से बचने में कामयाब रहे। वेस ने इस विचार पर हंसा, जिस वंशज से हम मिले वह वास्तव में शाही परिवार का एक उचित वंशज था। तीसरे राजवंश के पतन के बाद वे लोग विभिन्न प्रमुख विमानों में भाग गए और कई विमानों में उनके निशान हैं, लेकिन एक सहस्राब्दी पहले वे लोग पूरी तरह से गायब हो गए। डार्क एजियोर प्लेन में उन्होंने डार्क एजियोर ड्रैगन को पकड़ने की योजना बनाई थी ताकि उसकी शक्ति को नियंत्रित किया जा सके। ये स्वर्ग रैंक से परे एक अस्तित्व है। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया। वह जानता था कि वह ड्रैगन कितना डरावना था। कई सहस्राब्दियों में ये कई शक्तिशाली अस्तित्वों को मार देगा, जिनमें स्वर्ग रैंक के शक्तिशाली लोगों की कमी नहीं होगी। जहां तक शाही परिवार के निर्वासित वंशजों की बात है, उस डार्क एजियोर ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करना मुसीबत को बुलावा देना था। उन्हें तो छोड़िए, सम्राट झाटुई और गोगास राजा लुओनिंग भी शायद उस शक्तिशाली ड्रैगन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार न हो। ये सही है, वीस ने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। डार्क एजियोर ड्रैगन सो रहा था, इसलिए उसके मन में ऐसे विचार आए। आपको परिणाम का अनुमान लगाना चाहिए। उन वंशजों में से आधे से ज्यादा मर गए और बचे हुए लोग उन लोगों के शवों को ले गए। लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें दफना पाते, डार्क एजियोर ड्रैगन ने उनका पीछा किया। उन लोगों के भाग जाने के बाद गिरे हुए वंशजों के पास उन्हें दफनाने के लिए कोई नहीं था। इसके अलावा यह एक बहुत ही दूरस्थ स्थान था जो 1000 साल तक अनदेखा था, जब तक कि सोलन और मैंने इसे नहीं पाया। क्या ये बेयस से संबंधित है? आरव मेहरा की दिलचस्पी बढ़ रही थी। हाँ, ये वास्तव में बेयस से संबंधित है, यहाँ तक कि वे भी बेयस द्वारा धोखा दिए गए थे। वीस ने एक लंबी सांस ली। पहले तो मुझे इन लोगों की स्थिति के बारे में पता नहीं था, लेकिन अवशेषों का निरीक्षण करने के बाद मुझे एक छवि मिली। मैं उस छवि के माध्यम से कारण और प्रभाव की श्रृंखला का पता लगाने में कामयाब रहा, साथ ही उन वंशजों की पहचान भी। फिर मैंने बेयस से संबंधित रहस्य प्राप्त करने से पहले छवि की आवश्यकताओं के आधार पर कंकालों को दफना दिया। बेयस ने रक्त रेखा अभिशाप के माध्यम से शाही परिवार के वंशजों को जानकारी का एक हिस्सा प्रेषित किया, और यह उन्हें मोटे तौर पर तुलान पर्वत श्रृंखला में जाने, उजाड़ अधिपति को बुलाने, वहां एक बिजलीघर का बलिदान करने और उसकी विरासत का एक हिस्सा प्राप्त करने के लिए मडराते महल में प्रवेश करने का निर्देश दे रहा था। फिर वे जादू के टॉवर के नीचे स्वर्ग के जादूगर बेयस की पूरी शक्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। मैं उस समय केवल 4 रैंक का आर्कमेज था और अभी तक ब्लैक टॉवर का प्रतिनिधि नहीं बना था, इसलिए मैंने तुलान पर्वत श्रृंखला में जल्दबाजी में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। इस प्रकार मैंने सम्राट झाटुई के युग से संबंधित सभी जानकारी को पागलपन से देखा। तो इसीलिए आरव मेहरा ने वीस को गहराई से देखा। कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतिहास के उस हिस्से से इतने परिचित हैं और यहाँ तक कि लेगुलिन और बार्टन को भी पहचानते हैं। आरव मेहरा फिर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए। आपने सोलन को एक भेंट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए उसे पालने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ दुर्भाग्यपूर्ण हुआ और सोलन ने आपको बाहर निकाल दिया और आपको एक भेंट में बदल दिया। ये बहुत मजेदार है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वीस का चेहरा लाल हो गया था। वह उस हिस्से को छिपाना चाहता था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि युवा जादूगर उसे देख लेगा। वह उदास महसूस करते हुए केवल सिर हिला सकता था। तुमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ? यह विश्वासघाती बेयस द्वारा रची गई साजिश है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो विरासत के हिस्से की वजह से मडराते महल में सोलन की ताकत तेजी से बढ़नी चाहिए थी। उसने बेयस का शव देखा और दौड़ा दौड़ा आया। उसने शुरू में बेयस की शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बेयस उसे इस तरह धोखा देगा और उसे जिंदा ही खा जाएगा। आरव मेहरा ने चुपके से अपना सिर हिलाया। गुरु और शिष्य की यह जोड़ी वाकई अजीब थी। वे सतह पर गुरु और शिष्य थे, लेकिन वे चुपके से एक दूसरे के खिलाफ साजिश कर रहे थे। आरव मेहरा सोच रहा था कि क्या वीस को बोन प्लेन के बारे में पता था और क्या वह लॉक मेहरा के जहाज के डूबने में शामिल था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि संभावना बहुत कम थी। सोलन के स्वभाव के कारण वह वीस को इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं बताता। आरव मेहरा को जो उलझन थी उसका समाधान हो गया था। सोलन को वीस की बलि देते समय ब्लडलाइन शाप छोड़ना चाहिए था और उसे मडराते महल से विरासत मिली। वह वीरान अधिपति के अवतार की राक्षसी ऊर्जा थी। इसे ब्लडलाइन शाप द्वारा दबा दिया गया था। यही कारण था कि सोलन एक दानव में परिवर्तित नहीं हुआ था और दूसरी मंजिल तक पहुंचना उसके लिए एकमात्र रास्ता था। अगर वे इस जगह को छोड़ना चाहते थे तो उन्हें बेयस के शरीर का सामना करना पड़ता, और सोलन को भस्म करने के बाद बेयस ने अपने ब्लडलाइन शाप का इस्तेमाल एक माध्यम के रूप में किया ताकि उसकी आत्मा उसके शरीर में भेजी जा सके, जिससे उसका पुनर्जन्म हुआ, जिससे वह एक बार फिर से इंसान बन गया। बेयस की योजना में कोई खामियां नहीं थी, कम से कम तब तक नहीं जब तक कि आरव मेहरा प्रकट नहीं हुए और उसकी योजना को चकनाचूर नहीं कर दिया। आरव मेहरा ने कंकाल को कड़वाहट से देखा। खोपड़ी बहुत पहले ही चकनाचूर हो चुकी थी और उसे बहाल नहीं किया जा सकता था। भले ही बेयस की आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर गई हो, लेकिन उसे पुनर्जन्म का मौका नहीं मिलेगा। रुको! आरव मेहरा के हाव भाव अचानक बदल गए।
अगर बेयस ने अवतार को नियंत्रित करते हुए उस अनडेड एसेंस को प्राप्त कर लिया होता तो क्या वह एक बार फिर उसके साथ जुड़ नहीं पाता। ये सोचते हुए आरव मेहरा बिना किसी हिचकिचाहट के हड्डियों के उस ढेर की ओर भागा। खोपड़ी को चकनाचूर करने के बाद उसने एक बहुत बड़ा अनडेड एसेंस नीचे गिरते देखा, लेकिन बेयस की दहाड़ के कारण वह इसके बारे में भूल गया था। गड़गड़ाहट, एक जोरदार आवाज गूंजी जब उस विशाल अनडेड एसेंस ने फ्लोरोसेंट रोशनी छोड़ी और अनगिनत हड्डियों के टुकड़े उड़ते हुए हिले। फिर वह उस काली दरार की ओर भागा। नहीं, आरव मेहरा के हाव भाव डूब गए। उसने एक बहुत बड़ा मनहाथ बनाया और अनडेड एसेंस को पकड़ लिया। खौफनाक हंसी के साथ अनडेड एसेंस राक्षसी आभा में ढक गया और दरार की ओर उड़ने से पहले तुरंत मनहाथ को वाष्पित कर दिया। इसे रोको। इस अचानक परिवर्तन ने सभी को चौंका दिया। उन्होंने मरे हुए सार को हिलते हुए देखा और तुरंत उस मरे हुए सार को रोकने की कोशिश करने के लिए सभी तरह के मंत्रों का इस्तेमाल किया। अगर बेयस ने वास्तव में उस मरे हुए सार को प्राप्त कर लिया तो वह निश्चित रूप से स्वर्ग रैंक तक पहुंच जाएगा और उनके पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। हम निश्चित रूप से बेयस को इसे प्राप्त करने नहीं दे सकते। डीन ने एक शक्तिशाली दहाड़ लगाए। आभा चारों ओर फैल गई क्योंकि बिजली उसके हाथ से गुजरी। उसने अपनी तलवार से वार किया, उस मरे हुए सार को निष्क्रिय करने या कम से कम रोकने की कोशिश की। हम बेयस को इसे प्राप्त नहीं करने दे सकते, भले ही हम इसे नष्ट कर दें। रॉल्फ की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई क्योंकि उसके शरीर के भीतर जादुई आभा बढ़ गई। 7 शक्तिशाली तीरों को लगातार छोड़े जाने पर उसका सच्चा आत्मा लंबा धनुष हिल गया। उन्होंने सभी ने अपने अपने तरीके अपनाए, लेकिन राक्षसी ऊर्जा में लिपटा वह मरे हुए सार अत्यंत शक्तिशाली था। एक साधारण झटके से इसने बिजली, तीर और मंत्रों को रोक दिया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। उन सभी ने बेयस की दहाड़ सुनी, जिसमें सभी तरह की भावनाएं शामिल थीं। उच्च जादूगर मेहरा, हम क्या करें? ये देखकर सभी को डर लगने लगा। बेयस बहुत शक्तिशाली था। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वे उस मरे हुए सार को रोक नहीं पाए। अगर वह मरे हुए सार बेयस के हाथों में पड़ गया तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसने अचानक अपने हाथ में सुनहरा मुकुट उठाया और उसे धीरे से खरोंचा, जिससे तुरंत स्थानिक उतार चढ़ाव दिखाई देने लगे। फिर वह स्थानिक उतार चढ़ाव में कूद गया और दूसरी मंजिल से गायब हो गया। मुकुट ही दूसरी मंजिल से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था। चलो चलते हैं। युवा जादूगर को टॉवर की सबसे निचली मंजिल का रास्ता खोलते हुए देखकर डेल्सन और अन्य लोगों ने एक दूसरे को देखा। थोड़ा झिझकते हुए गलियारे में भाग गए। उनका परिवेश अचानक बदल गया। हड्डियां, काली मिट्टी, मृत्यु ऊर्जा, काली धुंध, सब कुछ गायब हो गया। इसकी जगह एक साधारण और अलंकृत हॉल ने ले ली। सब कुछ प्राचीन था और उसका एक लंबा इतिहास था। वह बेयस है, वह आ रहा है, डेल्सन चिल्लाया। वह अपने सामने के प्रवेश द्वार को अचंभित होकर देखने लगा। बेयस 2 दरवाजों के बीच में दबा हुआ था, बेहद दुष्ट दिख रहा था और एक भयावह राक्षसी ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था। उसकी आंखें सांपों की तरह उन्हें देख रही थीं। सभी को लगा कि उनके पैरों से लेकर पूरे शरीर में ठंडक फैल रही है और वे कांपने से खुद को नहीं रोक पा रहे थे। अध्याय 433। वे सभी भूतपूर्व स्वर्ग जादूगर बेयस का सामना करते हुए भयभीत महसूस कर रहे थे। वे अपनी आत्मा की गहराई से आने वाले इस भय को दबा नहीं पा रहे थे। वे पहले ही लाइन कैनियन में बेयस की शक्ति का अनुभव कर चुके थे, क्योंकि उसने मात्र कुछ सेकंड में उन डरावने स्तर 37 और 38 के जादुई जानवरों को मार डाला था। उनके बारे में क्या? रुको, वह पूरी तरह से अंदर नहीं है। डीन सदमे में प्रवेश द्वार को देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्रवेश द्वार पर एक रहस्यमयी शक्ति घूम रही है जो दरवाजों को कसकर बंद कर रही है। बेयस चाहे जितना भी संघर्ष करे, वह अपने शरीर का आधा हिस्सा भी अंदर नहीं डाल पा रहा था। ये केवल डीन ही नहीं था, अन्य लोगों ने भी उस विसंगति को देखा और तुरंत सदमे में प्रवेश द्वार की ओर देखा। आखिरकार, भले ही बेयस वीरान अधिपति के अवतार में स्वर्ग रैंक पर नहीं था, वह स्वर्ग रैंक के असीम रूप से करीब था, इसलिए वह आसानी से 9वीं रैंक के आर्कमेज से निपट सकता था। प्रवेश द्वार पर रहस्यमयी शक्ति बेयस को कसकर दबा रही थी, जिससे वह किसी तरह से अंदर नहीं जा पा रहा था। वे सभी हैरान थे कि उस प्रतिबंध को किसने तोड़ा है। इसके लिए जिम्मेदार निश्चित रूप से एक स्वर्ग रैंक पावरहाउस था। सौभाग्य से वह रहस्यमयी शक्ति अभी बेयस से निपट रही है। अन्यथा रॉल्फ का चेहरा कुछ देर पहले पीला पड़ गया था और उसके माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थीं। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, मुख्य हॉल के हर कोने में मौत की घनी आभा भर गई, जिसने उन सभी को एक बार फिर चौंका दिया। एक विशाल मरे हुए सार फ्लोरोसेंट रोशनी उत्सर्जित करते हुए और पीछे एक काली धुंधली पगडंडी छोड़ते हुए तेजी से बेयस की ओर भाग रहा था। ये दूसरी मंजिल से मरे हुए सार था। उस मरे हुए सार के साथ विलय के बाद बेयस शायद स्वर्ग रैंक पावरहाउस के रूप में अपनी शक्ति वापस पा लेगा। प्रवेश द्वार पार करते ही हम सभी मर जाएंगे, वेस ने घबराते हुए कहा, क्योंकि उसने अपने हाथ में कर्मचारी को कसकर पकड़ रखा था। उसने बेयस और अनडेड एसेंस को देखा, उसकी आंखें निराशा से भर गई थीं। वीस अकेला नहीं था, वे सभी ने मिलकर दूसरी मंजिल पर उस अनडेड एसेंस को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। जैसे ही अनडेड एसेंस बेयस के हाथ में पहुंचेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हें लगा कि वे कंकाल को हराकर और मुकुट लेकर टॉवर से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उन्हें इस तरह के परिणाम की उम्मीद नहीं थी।
वे अंततः भागने में विफल रहे, लेकिन अचानक चौंकाने वाले मैना उतार चढ़ाव दिखाई दिए। चुपचाप ऊपर उठते हुए एक भयावह आभा सभी दिशाओं में फैल गई, जिसने पूरे हॉल को हिला दिया। वह शक्ति पूरी तरह से भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक शक्तिशाली अस्तित्व से संबंधित है जो और भी मजबूत हो रहा था। यह आभा इतनी भयावह थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन जो बात उन्हें वास्तव में चौंका रही थी वह ये थी कि वे मैना उतार चढ़ाव बहुत परिचित लग रहे थे। राजीव मेहरा। जब उन्हें पता चला कि मान में उतार चढ़ाव वास्तव में आरव मेहरा से आ रहा था तो वे सभी आरव मेहरा की ओर देखने लगे। आरव मेहरा ने उनके चौंकने वाले भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मृत्यु की पुस्तक पकड़ी और उसमें से भयानक मृत्यु ऊर्जा निकल रही थी जो एक काली चमक छोड़ रही थी। डूम स्टाफ, सोल वॉकर और 10,000 स्पेल व्हील सभी उसके शरीर के चारों ओर मंडरा रहे थे। ये सभी जादुई उपकरण मंद पड़ गए थे क्योंकि आरव मेहरा ने उनका मान सोख लिया था। गड़गड़ाहट। उसके शरीर से निकलने वाले भयावह मान में उतार चढ़ाव तेजी से बढ़ रहे थे और छत से टकराते ही गूंज रहे थे, जिससे गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकल रही थीं। मान में उतार चढ़ाव की ये लहरें ही एक हाई मैच को राख में बदलने के लिए पर्याप्त थीं। यहाँ तक कि डेल्सन और वीज भी इसके सामने फीके पड़ गए, हिलने में असमर्थ। केवल आरव मेहरा ही जानता था कि क्या हो रहा था। उसकी ताकत तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि 3 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स के भीतर का मान उसे आर्कमेज दायरे में धकेलने के लिए पर्याप्त था। अब उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। अगर बेयर्स उस अनडेड एसेंस के साथ जुड़ जाता तो वह जल्दी से एक हेवन रैंक पावरहाउस की शक्ति हासिल कर लेता और हॉल में प्रवेश कर पाता और उन सभी को मार डालता। आरव मेहरा को लग रहा था कि वह आर्कमेज दायरे में है, लेकिन ये केवल अस्थायी था और ये तीनों ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स के सभी मैना की कीमत पर हुआ था। यह एकमात्र तरीका था जिससे वह बेयर्स के खिलाफ लड़ सकता था। वह बुक ऑफ डेथ की असली शक्ति का उपयोग करना चाहता था। जब से उसने इसे प्राप्त किया था तब से वह बुक ऑफ डेथ की असली शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया था, क्योंकि बुक ऑफ डेथ का उपयोग करने के लिए सबसे कम आवश्यकता आर्कमेज दायरे में होना था, जो आरव मेहरा से बहुत दूर था। 1000 सल्फ सिटी और बोन प्लेन में अपने समय के दौरान उसने केवल बुक ऑफ डेथ के ऑगमेंट सेज चैप्टर का उपयोग किया था। केवल एक ऑगमेंट ही उसकी इतनी मदद कर पाया था। वास्तव में वह मृत्यु की पुस्तक की शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। लेकिन अब बेहतर विकल्प की कमी के कारण उसे अपने 3 सच्चे आत्मा जादू उपकरणों के मैना को अवशोषित करना पड़ा ताकि वह खुद को आर्कमेज दायरे में ले जा सके और बुक ऑफ डेथ को जगा सके। बुक ऑफ डेथ में मैना डालने के बाद काली किताब धीरे धीरे ऊपर उठी और एक चमकदार काली रोशनी के साथ फटने और असीम मृत्यु ऊर्जा उत्सर्जित करने से पहले उसके सामने मंडराती रही। इस समय मोटी राक्षसी ऊर्जा में लिपटा हुआ मरे हुए सार उसके पास से गुजरा और बेयर्स की ओर बढ़ा। लेकिन उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे एक अजीब कोण पर बढ़ाया और एक नर्म आवाज के साथ उसने मरे हुए सार को सटीक रूप से पकड़ लिया। फिर राक्षसी ऊर्जा भयानक शक्ति के साथ फट गई, जो तुरंत आरव मेहरा के शरीर के भीतर फट गई। यहाँ तक कि 7वें या 8वें रैंक के आर्कमेज भी इससे उड़ गए। लेकिन आरव मेहरा की हथेली में मरे हुए सार ने कोई हरकत नहीं की। उसकी हथेली से राक्षसी ऊर्जा के छींटे रिस रहे थे और सिर्फ यही रिसती हुई शक्ति आर्कमेज को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। बेयर्स की शक्ति बहुत भयावह थी। वह स्वर्ग रैंक के बहुत करीब था और 9वीं रैंक के आर्कमेज के लिए भी जीवित रहना बहुत मुश्किल था। लेकिन वह जिस अनडेड एसेंस को पाने की पूरी कोशिश कर रहा था उसे आरव मेहरा ने रोक लिया। ये थोड़ा बहुत अपमानजनक था। दहाड़। बेयर्स अभी भी दरवाजों के बीच फंसा हुआ था, लेकिन हॉल में मौजूद युवा जादूगर को घूरते हुए उसकी आंखों में असीम हत्या की मंशा भरी हुई थी। वीरान अधिपति का अवतार भयंकर संघर्ष कर रहा था, लेकिन वह रहस्यमयी शक्ति को नहीं तोड़ सका क्योंकि वह अभी तक स्वर्ग रैंक तक नहीं पहुंचा था। तुम इसे कभी नहीं पाओगे। आरव मेहरा ने बेयर्स को भावहीनता से देखा क्योंकि उसने अनडेड एसेंस को पकड़ रखा था। वह केवल ये स्वीकार कर सकता था कि बेयर्स वास्तव में शक्तिशाली था। कुछ ही सेकंड में उसने अपने अल्केमिक मैना वर्लपूल में से एक में मैना खर्च कर दिया था। अगर यह जारी रहा तो यह खतरनाक होगा। फिर आरव मेहरा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अनडेड एसेंस को उठाया और उसे बुक ऑफ डेथ पर पटक दिया। जब ये पुस्तक के संपर्क में आया तो बची हुई राक्षसी ऊर्जा वाष्पित हो गई और एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। लेकिन ऐसा होने पर वह अनडेड एसेंस पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। गर्जना, गर्जना। बेयर्स की पागल दहाड़ सुनी जा सकती थी क्योंकि वह अंदर जाने की पूरी कोशिश कर रहा था। एक फ्लैश में एक भारी सल्फरयुक्त आभा पूरे हॉल में फैल गई। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जब आरव मेहरा ने बुक ऑफ डेथ में मैना डाला तो लिच और अनडेड हॉर्समैन के निशान भयंकर रूप से टिमटिमाने लगे। फिर वे चौंकाने वाली गति से फट पड़े क्योंकि चकित समूह लिच और अनडेड हॉर्समैन की चीखें सुन सकता था। जब अनडेड एसेंस को बुक ऑफ डेथ में खींचा गया तो एक जोरदार आवाज गूंजी, जो पीछे केवल एक हल्की छाप छोड़ गई। अनडेड एसेंस की आभा पूरी तरह से गायब हो गई। जब बेयर्स प्रवेश द्वार पर जम गए तो पूरा हॉल शांत हो गया। वे उन्हें एक अचंभे में देख रहे थे, जबकि आरव मेहरा पीले चेहरे के साथ हौंफ रहे थे। हो कैसे? ये कैसे हो सकता है? वे सभी स्तब्ध थे। वे शायद ही विश्वास कर पा रहे थे कि वे क्या देख रहे थे और उनके चेहरे जटिल भावों से भरे हुए थे। विस्मय, खुशी, सदमा। वास्तव में वे पहले से ही निराश थे जब अनडेड एसेंस उनके पास से उड़ गया।
उन्होंने सोचा कि बेयर्स एंडेड एसेंस के साथ विलय के बाद सफलतापूर्वक स्वर्ग रैंक तक पहुंच जाएगा और सभी को मारने के लिए दौड़ेगा। लेकिन इसके बजाय वह अनडेड एसेंस युवा जादूगर के हाथों में गायब हो गया। मरे हुए सार के साथ विलय करने का अवसर चूकने के बाद बेयर्स भविष्य में कभी भी असाधारण ऊर्जा के संपर्क में नहीं आ पाएंगे। आखिरकार उनका वर्तमान अस्तित्व थोड़ा खास था। उनके पास उजाड़ अधिपति का अवतार था। वह स्टार सेज जोई की तरह नहीं थे, जो अभी भी स्वाभाविक रूप से स्वर्ग के दायरे में चढ़ने का प्रयास कर सकते थे। मरे हुए सार को खोने से बेयर्स ने सब कुछ खो दिया। वह वास्तव में शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी यह उसके लिए जादू के टॉवर में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं था। यह महसूस करने के बाद वे सभी शांत हो गए। ऐसा लग रहा था कि वे फिलहाल सुरक्षित हैं। हालांकि उस युवा 5वीं रैंक के उच्च जादूगर द्वारा प्रदर्शित शक्ति वास्तव में भयावह थी। बेयर्स मरे हुए सार को पुनः प्राप्त करने की अपनी खोज में विफल हो गए। अगर आरव मेहरा की शक्ति की खबर ओकलैंड तक पहुंचती तो ये बड़ी संख्या में लोगों को डरा देती। उसने ये कैसे किया? वेस अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछने से खुद को नहीं रोक पाया। जितना ज्यादा वह इस युवा जादूगर के इर्द गिर्द रहा, उतना ही ज्यादा वह डरा हुआ महसूस करता रहा। उसे अभी भी अच्छी तरह याद है कि उस दिन लाइन कैनियन में क्या हुआ था। उस समय वह बहुत लापरवाह था और उसने किसी ऐसे व्यक्ति को उकसाया था जिसे उसे नहीं भड़काना चाहिए था। उसने राजीव मेहरा को उकसाया। अब वह युवा जादूगर से बहुत डर गया था। इससे पहले उसने युवा जादूगर के लिए सिर्फ थोड़ा सम्मान महसूस किया था। आखिरकार वेस ब्लैक टॉवर का सदस्य था। उसके पीछे एंडलूसा साम्राज्य की 2 प्रमुख ताकतों में से एक खड़ी थी। राजीव मेहरा चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल 36 और 37 स्तर के मरे हुए जीवों को ही हरा सकता था। इसके बारे में क्या, वह ब्लैक टॉवर के नाम से मशहूर विशालकाय प्राणी के सामने एक भी वार का सामना नहीं कर पाएगा। अध्याय 434। अब उसे ऐसा सोचने की हिम्मत नहीं हुई। युवा जादूगर ने जो शक्ति दिखाई थी वह बेयर्स से मुकाबला करने के लिए काफी थी। वीस ने अनुमान लगाया कि ब्लैक टॉवर में केवल हेरेन ही वह कर सकता था जो युवा जादूगर ने किया। ये राजीव मेहरा बहुत भयानक है और वह केवल 5वीं रैंक का उच्च जादूगर है। अगर वह आर्कमेज दायरे में पहुंच जाता है तो ओकलैंड में उसका प्रतिद्वंद्वी कौन बन सकता है? ये बहुत डरावना है और मैंने इस युवा जादूगर के खिलाफ एक चाल चली। ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गलती के लिए माफी मांगने का कोई तरीका ढूंढना होगा, नहीं तो मैं कभी सो नहीं पाऊंगा। अगर वह उस तरह का आदमी है जो द्वेष रखता है। तुम ही हो जिन्होंने मुझे मजबूर किया। जब वे सभी चौंक गए, बेयर्स ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाई जो सभी के कानों में गड़गड़ाहट के साथ गूंजी, जिससे उनके कान के पर्दे दर्द से हिल गए। गड़गड़ाहट। बेयर्स के शरीर से राक्षसी ऊर्जा बाहर निकली और हॉल के हर कोने को कवर कर लिया। उस गूंजती हुई दहाड़ के बाद बेयर्स ने एक बेहद भयावह आभा उत्सर्जित की और वीरान अधिपति अवतार का शरीर भयंकर रूप से फैल गया। वह भयावह राक्षसी चेहरा पागलपन से पूरी तरह विकृत हो गया था। उसे प्रवेश द्वार पर मौजूद शक्ति को नष्ट करने के लिए उस अवतार को विस्फोट करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था, है न? जैसे ही डेल्सन ने ये शब्द कहे, एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंजी और उस वीरान अधिपति अवतार की शक्ति अचानक विस्फोट होने से पहले चरम सीमा तक फैल गई। उस समय असीम राक्षसी शक्ति सभी के माध्यम से बह गई। विस्फोट का प्रभाव ज्यादातर प्रवेश द्वार पर मौजूद रहस्यमय शक्ति द्वारा अवरुद्ध था और केवल एक छोटा सा हिस्सा प्रवेश द्वार से होकर गुजरा था। आरव मेहरा सहित सभी के हाव भाव अचानक बदल गए, इससे पहले कि वे सभी अपने सबसे शक्तिशाली रक्षात्मक तरीकों का इस्तेमाल करते। गड़गड़ाहट। उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था क्योंकि राक्षसी ऊर्जा के पूरी तरह से खत्म हो जाने के बाद इमारत अचानक हिल गई। इस बदलाव को महसूस करते हुए आरव मेहरा ने भौहें सिकोड़ी और डूम स्टाफ को कसकर पकड़ लिया। जब बेयर्स ने विस्फोट को नियंत्रित किया तो आरव मेहरा ने बेयर्स की आभा को लॉक करने के लिए मैजिक एरे को जगाया। बेयर्स विस्फोट से पहले ही वीरान अधिपति अवतार से अलग हो गए थे और जादू की मीनार में जबरन प्रवेश करने के लिए विस्फोट की गति पर निर्भर थे, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं थी। बेयर्स की आत्मा धीरे धीरे जादू की मीनार के साथ विलीन होती दिख रही थी। एक स्वर्ग रैंक पावरहाउस की आत्मा को एक महासागर जितना विशाल कहा जा सकता है। इसने पहले ही जादू की मीनार की सबसे निचली मंजिल को सील कर दिया था और पीका आर्कमेज की शक्ति के साथ भी इसे जबरन पार करना बहुत मुश्किल होगा। हाय मेज मेहरा, क्या आपने देखा? वीस, जो आरव मेहरा के बगल में खड़ा था, के चेहरे पर एक बेहद भद्दा भाव था। उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसने कर्कश स्वर में कहा, ये जगह पहले से ही बेयर्स की आत्मा द्वारा सील कर दी गई है, बाहर निकलना बहुत मुश्किल होने वाला है। वह जोर से नहीं बोल रहा था, लेकिन बाकी लोगों ने भी उसकी बातें सुनी और चौंक गए। वे अपने आसपास के माहौल को देखकर भयभीत हो गए। वे बेयर्स के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गए। उसका लक्ष्य उन्हें मारना नहीं था, बल्कि उन्हें जादू के टॉवर में फंसाना था। ये निश्चित रूप से उन्हें मारने से ज्यादा दर्दनाक था। हर किसी के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। एक स्वर्ग रैंक पावरहाउस की आत्मा ऐसी चीज थी जिससे उनका समूह निपट नहीं सकता था, इसलिए वे टॉवर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। गड़गड़ाहट। इस समय एक चमकदार सुनहरी तलवार की किरण अचानक एक विशाल गति के साथ प्रकट हुई, जिसने आरव मेहरा सहित सभी को चौंका दिया। उस तलवार की किरण के सामने वे सभी खुद को तुच्छ महसूस कर रहे थे, बिल्कुल धूल के कणों की तरह। पूरी जादुई मीनार के हिलने से एक दुनिया को हिला देने वाली आवाज गूंजी।
फिर तलवार की किरण ने बेयस की आत्मा द्वारा सबसे निचली मंजिल पर बनाई गई सील को चीरते हुए एक हल्की सी चीख सुनी, जिससे एक दरार बन गई। एक पल में बेयस की आत्मा की ऊर्जा पागलपन से आगे बढ़ी, दरार को फिर से भरने की चाह में। लेकिन चाहे उसने कितनी भी आत्मा की ऊर्जा भेजी हो, दरार एक अथाह गड्ढे की तरह थी जो लगातार उसकी आत्मा को निगल रही थी। जल्दी करो, आरव मेहरा की आवाज गूंजी, जो उन्हें इस जीवन और मृत्यु की स्थिति से बाहर ले गई। कुछ सेकंड के बाद समूह जादुई टॉवर से बाहर निकल गया। आरव मेहरा ने महसूस किया कि उसके आसपास का माहौल बदल गया है। वह अब सुगंधित फूलों और चहकते पक्षियों के साथ एक जमीन पर चल रहा था। जीवन की आभा उसकी इंद्रियों पर हमला कर रही थी। वह कुछ जादुई जानवरों की दहाड़ भी सुन सकता था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह पृथ्वी, जल, हवा और आग के नियमों को महसूस कर सकता था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकालता है कि यह कोई विशेष स्थान नहीं बल्कि असली नोसेंट था। जीवन का एक नया पट्टा मिलने के बाद वह कुछ गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। आरव मेहरा ने मूल रूप से प्राचीन भगवान की आत्मा के टुकड़ों की कोशिश करने की योजना बनाई थी जब बेयर्स ने जादू के टॉवर को सील करने के लिए अपनी आत्मा का उपयोग किया था, लेकिन वह तलवार की किरण प्रकट हुई। वह होविंग पैलेस और रक्तपात वन में लुओनिंग और सम्राट झाटुई की लड़ाई के निशानों के संपर्क में आया था, और उसे एक हल्की सी अनुभूति हुई कि तलवार की किरण जिसने बेयर्स की आत्मा को काट दिया था, उसे महामहिम सम्राट सेंगमैन झाटुई ने पीछे छोड़ दिया था। सौभाग्य से सम्राट झाटुई ने कुछ पीछे छोड़ दिया था, अन्यथा परिणाम इतने भयानक होते कि कल्पना करना भी मुश्किल होता। आरव मेहरा का समूह जादुई टॉवर से निकलकर लाइन कैन्यन की गहराई में दिखाई दिया। कुछ घंटों के बाद उन्हें 3 भाड़े के समूहों के बाकी सदस्य मिल गए और उनका समूह आखिरकार ओकलैंड की ओर निकल पड़ा। हालांकि तुलान पर्वत श्रृंखला की यह यात्रा बेहद कठिन थी, लेकिन उन्हें काफी अच्छी फसल मिली। आरव मेहरा ने मूल रूप से तुलान पर्वत श्रृंखला में जाने की योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें न केवल 6 सूत्र ध्यान कानून सेट मिले, बल्कि उन्हें काफी लाभ भी हुआ। उसे 3 आइड सीक्रेट वुल्फ, एलिमेंटल चैप्टर, प्राचीन भगवान की आत्मा का टुकड़ा, एक मन वाइन और कुछ अन्य छोटी चीजें मिल गई थीं। स्वाभाविक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इनाम दूसरी मंजिल में उन उच्च मरे हुओं को मारना और मौत की किताब के समन फंक्शन की खोज करना था। अब मौत की किताब में 3 छापें थीं, मरे हुए घुड़सवार और लिच पहले 2 थे, और तीसरे के लिए यह मरे हुए सार से था जिसे उसने कुछ समय पहले अवशोषित किया था। उसने इसमें मन डालने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, इसलिए उसने इसे अभी के लिए छोड़ दिया। वह बाद में धीरे धीरे इस पर शोध करेगा। ओकलैंड वापस जाते समय उसने ध्यान से उस समय हुई हर चीज को जोड़ा, लेकिन कई पेचीदा हिस्से पाए। सबसे पहले सम्राट झाटुई और गोगास राजा लुओनिंग तुलान पर्वत श्रृंखला में क्यों गए थे। वह समझ गया कि यह द्वंद्वयुद्ध जैसी साधारण बात नहीं थी। इसके अलावा वह अनुमान लगा सकता था कि यह तथाकथित द्वंद्वयुद्ध केवल दिखावा था। रक्तपात वन में छोड़े गए पत्थर की पट्टिका से सम्राट झाटुई और लुओनिंग एक निश्चित स्थान पर गए थे, लेकिन वह कहाँ था, इससे आरव मेहरा हैरान रह गया। टॉवर की 9वीं मंजिल के अध्ययन कक्ष में उसने जो डायरी मोटे तौर पर अनुवादित की थी, उसमें उस स्थान का भी उल्लेख था, लेकिन लुओनिंग और सम्राट झाटुई के बीच कुछ होने के कारण अन्वेषण अधूरे रह गए थे। अंत में लुओनिंग खुद ही उस स्थान पर चला गया था। स्वर्ग के जादूगर बेयर्स के बारे में भी कई सवाल थे। साम्राज्य का सिंहासन उसका था और वह सम्राट झाटुई का जैविक पुत्र था। आरव मेहरा वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि बेयर्स सम्राट झाटुई की हत्या करने के लिए तुलान पर्वत श्रृंखला में क्यों जाएगा। इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य रहा होगा। भविष्य में उसे तुलन पर्वत श्रृंखला की एक और यात्रा करनी होगी, न केवल उन सवालों के जवाब खोजने के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वहां उसे कुछ चाहिए था, 10वीं मंजिल में कठपुतली विमान तक जाने का रास्ता। हालांकि उसने कठपुतली विमान के निर्देशांक दर्ज कर लिए थे, फिर भी उसे उस प्लेनर पथ को खोलने के लिए जादू के टॉवर में होना चाहिए था। अगर उसे कठपुतली विमान में छिपी हुई वह चीज मिल जाती, तो उसकी कठपुतली की शक्ति भयावह रूप से उच्च स्तर तक बढ़ जाती। यह आसानी से स्तर 37 और 38 की शक्तियों से निपटने में सक्षम हो जाती। इस प्रकार वह कठपुतली विमान की यात्रा करने के लिए उत्सुक था। हालांकि यह बहुत खतरनाक था, मरे हुए विमान से कम खतरनाक नहीं, लेकिन अगर वह सावधान रहे तो उसे अपनी वर्तमान ताकत के साथ बहुत अधिक खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। जादुई टॉवर से सुरक्षित रूप से बाहर निकलने के बाद सभी को कुछ पर्याप्त लाभ मिले। मेहरा परिवार के 3 युवाओं में से रॉस ने आखिरकार उसे हराने से पहले भ्रम में स्टेन वॉटसन से लड़ाई की। न केवल उस मामले को सुलझाया जो हमेशा उसके दिमाग में घूम रहा था, बल्कि उसकी शक्ति में भी काफी सुधार हुआ। वह पहले से ही 8वीं रैंक का हाई मैच था और पूर्ण एलिमेंटल टाइड के साथ ये केवल समय की बात थी कि वह आर्कमेज रैंक तक आगे बढ़ सके। पूरी आर्केन रिंग प्राप्त करने के बाद लियोन ने भ्रम में खुद को संयमित किया और आखिरकार अपनी 9 आर्केन रिंग्स को एक में मिला दिया। 7वीं रैंक के हाई मैच के शिखर पर खड़े होकर, यहाँ तक कि रॉस भी कई लोगों के खिलाफ लड़ते समय उसके सामने कमजोर होगा। विलियम के लिए उसने सबसे अधिक हासिल किया। मैजिक एरे के बाद नोसेंट में वेल ऑफ स्टॉस सबसे दुर्जय मैजिक कंडक्टिंग रून था। एक बार विलियम ने अपना लावा हॉट पूरा कर लिया, तो वह अपने मूल मैजिक कंडक्टिंग रून को नष्ट करने में सक्षम होगा और इसके बजाय वेल ऑफ स्टॉस का निर्माण करेगा। यद्यपि वह केवल 6ठी रैंक का उच्च जादूगर था, लेकिन एक बार जब उसने तारों का कुआं बना लिया, तो 9वीं रैंक का उच्च जादूगर जरूरी नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी हो।
शियाबन सिर्फ भ्रम में सोया था, लेकिन बाहर आने के बाद वह पहले ही 9वीं रैंक के विशेषज्ञ तलवारबाज तक पहुंच चुका था और जादू के टॉवर की 8वीं मंजिल में जादू के जानवरों के खिलाफ खुद को तड़पाने के बाद वह 9वीं रैंक के शिखर पर पहुंच गया था। आधे साल में ज़्यादा से ज़्यादा वह आसानी से तलवार संघ क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम हो जाना चाहिए। जहां तक 3 भाड़े के समूहों के सदस्यों की बात है, उन्होंने ओडिन साम्राज्य में उन वंशजों द्वारा सौंपे गए मिशन को पूरा किया और जादू के टॉवर से मुकुट निकाला। उन्हें जल्द ही वह अत्यधिक उच्च पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन डेल्सन और अन्य लोग बहुत चिंतित और दुखी थे। एक विरोधी देश से निपटना कोई मामूली बात नहीं थी और उस वंशज द्वारा नियोजित होना अब कोई रहस्य नहीं था। जादू के टॉवर की दूसरी मंजिल में डेल्सन ने सब कुछ साझा किया और टीम में हर कोई अब जागरूक था। अगर यह बात सामने आती तो उनके भाड़े के समूह भी इसे संभाल नहीं पाते। वे मेहरा परिवार के युवाओं के बारे में बहुत चिंतित नहीं थे। उन्होंने पहले ही रास्ते में एक गहरी दोस्ती स्थापित कर ली थी। ये संभावना नहीं थी कि वे रहस्य लीक करेंगे। उन्हें केवल एक ही व्यक्ति की चिंता थी, वह था प्रतिनिधि वीस। लेकिन वे वास्तव में बहुत अधिक सोच रहे थे। वीस उनके मामलों के बारे में चिंता करने के मूड में नहीं था, वह बहुत दबाव में था। जब से उसने उस युवा जादूगर की भयानक शक्ति का अनुभव किया था, तब से वह बहुत चिंतित था। उसे डर था कि युवा जादूगर उस दिन लाइन कैनियन में जो कुछ हुआ था उसके कारण परेशानी की तलाश में आएगा। अध्याय 435। ओकलैंड वापस जाते समय वीस जानबूझकर आरव मेहरा से बच रहा था। वास्तव में वह काफी बदकिस्मत था। उसके अलावा टीम में बाकी सभी को किसी न किसी तरह का लाभ मिला था, जबकि उसे न केवल कोई लाभ मिला बल्कि वह 5वें स्थान पर भी गिर गया। लेकिन उसकी समझ के साथ उसे अपनी ताकत वापस पाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एकमात्र राहत की बात यह थी कि उसके शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली 2 मुरझाती लपटें उजाड़ अधिपति के अवतार के साथ गायब हो गई थीं। कोई भी जादुई जानवर उनके विशाल समूह को धमकी नहीं दे सकता था, क्योंकि वे बिना किसी बाधा के आगे बढ़ते रहे। उन्होंने 15 दिन बाद ऑरिज पर्वत श्रृंखला को पार किया। वहां बहुत कम जादुई जानवर थे, क्योंकि वे ओकलैंड से केवल आधे घंटे की दूरी पर थे। इस यात्रा के दौरान जो घटनाएं घटी थीं, उन्होंने सभी को थका दिया था। और आरव मेहरा कोई अपवाद नहीं था। टॉवर की सबसे निचली मंजिल पर उसने अपने 3 ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स के मैना को अवशोषित कर लिया था और अंत में एंडेड एसेंस को छीनने के लिए बुक ऑफ डेथ की शक्ति का उपयोग किया। वास्तव में आर्कमेज दायरे में अपनी शक्ति को जबरन बढ़ाने से उसे कुछ चोटें आईं और वह पिछले आधे महीने से धीरे धीरे ठीक हो रहा था। बुक ऑफ डेथ निश्चित रूप से इस समय उसके पास सबसे मजबूत कार्ड था, लेकिन इसकी एक कीमत थी। वह इसका उपयोग तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह किसी महत्वपूर्ण मोड़ पर न हो। वह कुछ चीजों पर विचार करते हुए जल्दी जल्दी वापस आ रहा था, तभी अचानक एक अजीब सा मैना उतार चढ़ाव आसपास के क्षेत्र में फैल गया। उसने 10,000 स्पेल व्हील में मैना डालते हुए अपना सिर आसमान की ओर उठाया। उसका मैजिक एरे अपने चरम पर पहुंच गया। वह मैना उतार चढ़ाव परिचित लगा और यह बहुत शक्तिशाली भी था। अचानक आसमान में काली धुंध छा गई। क्षेत्र में काली धुंध विशेष रूप से अजीब लग रही थी। ये लगातार घूम रहा था और अजीब चौंकाने वाले मैना उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। इसके साथ एक भयावह और खूनी आभा फैल रही थी, जिसने सभी को चौंका दिया और उन्हें अवाक कर दिया। मानव जादूगर, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। काली धुंध हवा में 20 मीटर से अधिक ऊपर मंडराते हुए एक भयावह चेहरे में बदल गई। एक तीखी बहरी आवाज गूंजने पर एक जोड़ी आंखें फड़क उठीं। वह आवाज नर्क की गहराई से आती हुई लग रही थी और हालांकि यह बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ये सभी के कानों तक पहुंच गई। कई भाड़े के सैनिक तुरंत डर से पीले पड़ गए। ये कौन है? यहाँ तक कि वीस, जो 5वीं रैंक के आर्कमेज के स्तर का था, जब उसने आकाश में उस चेहरे को देखा तो वह अपनी सांस रोके रखने से खुद को रोक नहीं सका। उस भयावह चेहरे ने उसे अत्यधिक दबाव महसूस कराया। ऐसा लगा जैसे वह किसी घातक शक्ति से घिरा हुआ था और कभी भी निगला जा सकता था। ये निश्चित रूप से एक दुर्जय अस्तित्व था और अपनी अंतर्दृष्टि से वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि यह नर्क से आया एक शैतान था। और यह कोई साधारण शैतान नहीं था। आखिरकार वीस अपनी शक्ति के खत्म हो जाने के बाद भी साधारण शैतानों को संभाल सकता था, लेकिन वह शैतान स्पष्ट रूप से कोई साधारण शैतान नहीं हो सकता था। एक महान शैतान। इस संभावना के बारे में सोचते ही वीस की सांस फूल गई। उसके पूरे शरीर में ठंडक फैल गई और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि उसने पहले कभी किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, वीस ने कुछ अफवाहें सुनी थीं कि एक निश्चित स्वर्ग जादूगर नर्क में जाने के बाद एक शीर्ष महान शैतान से मिलता है और ऐसा कहा जाता था कि यह स्वर्ग जादूगर गिर गया था। जब भी नोसेंट में कोई महान शैतान दिखाई देता तो वह अभूतपूर्व नरसंहार का कारण बनता। नर्क से आने वाले महान शैतान खून के प्यासे और दुष्ट थे और वे मांस खाते थे। वे बेहद शक्तिशाली थे और शीर्ष आर्कमेज शायद उनमें से किसी को हरा न सकें। और अब उनके समूह ने एक वेस वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि एक महान शैतान अचानक यहाँ क्यों प्रकट हुआ। इसके अलावा ऐसा लग रहा था कि वह किसी विशिष्ट व्यक्ति की तलाश में आया था। मानव जादूगर, तुमने मुझे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। मैं तुम्हें या तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगा, भले ही तुम रत्न सौंप दो। मेरे क्रोध को झेलने के लिए तैयार हो जाओ। भयावह चेहरे ने एक गगनभेदी दहाड़ लगाए और एक असीम भयावह आभा फैल गई जो भयावह शक्ति से भरी हुई थी। आसमान से प्रकाश की एक काली किरण नीचे
गिरी, तुम अभी भी वही हो, दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें अब वापस सो जाना चाहिए, मैं बहुत धैर्यवान नहीं हूँ। अचानक उनके चारों ओर चौंकाने वाले मान उतार चढ़ाव फैल गए, जैसे कि आग की लपटों में लिपटा एक लाल सिलहूट उस भयावह चेहरे पर हमला कर रहा था और उस पर अनगिनत मंत्रों की बाढ़ आ गई। दो विनाशकारी शक्तियों के बीच टकराव ने आसपास के पेड़ों को उखाड़ दिया और धूल का एक बादल बना दिया। घृणित, 3 महीने हो गए, फिर भी तुम वास्तव में। एक तीखी दहाड़ गूंजी और तैरते हुए चेहरे पर एक घबराहट भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। शैतानी शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म हो गई। ग्रेटर डेविल के गायब होने के बाद आरव मेहरा धीरे धीरे लेविटेशन के साथ नीचे उतरे। उन्होंने एक लंबी सांस ली। अभी अभी ये चार्लोट परिवार के मैजिक टूल अवतार 1000 सोल सैक्रिफाइस था। 3 महीने पहले जब आरव मेहरा को स्टार जेम मिला तो उसका सामना हैंसन चार्लोट से हुआ और उसे मारने के बाद हैंसन के भीतर की शैतानी शक्ति का हिस्सा बाहर आ गया। उस समय उन्होंने सत्य अध्याय का उपयोग किया और ग्रेटर डेविल के अवतार को खत्म करने में कामयाब रहे, और ग्रेटर डेविल ने कहा था कि वह 3 महीने बाद उनकी तलाश में आएगा। और जैसा कि उम्मीद थी, वह आया। अगर आरव मेहरा ने तुलन पर्वत श्रृंखला में ऐसे लाभ प्राप्त नहीं किए होते और अपनी शक्ति में बहुत वृद्धि नहीं की होती, तो आरव मेहरा को ग्रेटर डेविल के असली शरीर के खिलाफ मुश्किल समय का सामना करना पड़ता। आखिरकार ग्रेटर डेविल एक ऐसा अस्तित्व था जो स्वर्ग रैंक के शीर्ष पावरहाउस के खिलाफ मुकाबला कर सकता था। भले ही वह ग्रेटर डेविल बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन वह 1000 आत्माओं के बलिदान का जादुई उपकरण अवतार बन गया और कुछ शक्ति हासिल करने में सक्षम होने से पहले एक सहस्राब्दी के लिए चार्लोट परिवार में खेती की गई। ग्रेटर डेविल की शक्ति के शुरुआती प्रदर्शन के बाद आरव मेहरा ने पाया कि उत्सर्जित शक्ति एक शीर्ष स्तर 37 की थी, और इस प्रकार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के लड़ाई शुरू करने के लिए असीमित मोड में प्रवेश किया। एक पल के लिए ग्रेटर डेविल के साथ लाइमलाइट साझा की। इसके बिना ग्रेटर डेविल के खिलाफ मुकाबला करना बहुत मुश्किल होता। आरव मेहरा के प्रदर्शन ने चालाक ग्रेटर डेविल को चौंका दिया और उसे डराकर भगा दिया। अगर आरव मेहरा ने अपने सारे पत्ते खत्म कर दिए होते तो शायद 37वें स्तर का ग्रेटर डेविल भी उसका विरोधी नहीं होता। लेकिन ये ग्रेटर डेविल बहुत चालाक था। जब उसे लगा कि उसके लक्ष्य में कुछ गड़बड़ है तो वह तुरंत पीछे हट गया। आरव मेहरा को यकीन नहीं था कि वह ग्रेटर डेविल को मार सकता है, लेकिन ग्रेटर डेविल उसके लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं था। ऐसी परिस्थितियों में आरव मेहरा अपने सारे पत्ते नहीं दिखाना चाहता था। हाय मैज मेहरा, वह। ग्रेटर डेविल के गायब होने के बाद डेल्सन के चेहरे पर फिर से लालिमा आ गई जब उसने आरव मेहरा को देखा। वह शक्ति बहुत भयानक थी। अगर आरव मेहरा उसका सामना नहीं करता तो उनमें से कोई भी उस भयानक ग्रेटर डेविल का सामना नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, पहले ओकलैंड लौटते हैं। आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन समझाने की योजना नहीं बनाई। शार्लोट परिवार नहीं चाहता था कि बाहरी लोग 1000 आत्माओं के बलिदान के बारे में जानें, लेकिन आरव मेहरा के लिए भी यही था। 1000 आत्माओं के बलिदान जैसा एक शीर्ष सच्चा आत्मा जादू उपकरण आरव मेहरा कैसे लुभाए नहीं जा सकते थे। बस उन्हें यकीन नहीं था कि क्या वह अभी महान शैतान को दबा सकते हैं। बाद में हमेशा एक मौका होगा। ठीक है, डेल्सन ने चतुराई से सिर हिलाया और जिज्ञासा करना बंद कर दिया। ... एक भयानक आभा लेकर एक काली धुंध ओकलैंड के आसमान में दौड़ गई। ये 1000 आत्माओं के बलिदान का अवतार था जिसने कुछ समय पहले आरव मेहरा पर हमला किया था। हालांकि उस मुठभेड़ के दौरान उसे बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी थी, लेकिन हार के बाद उसे साफ तौर पर समझ आ गया था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ उस युवा जादूगर को मारना बहुत मुश्किल होगा। इसके अलावा लड़ाई के दौरान उसने युवा जादूगर के शरीर में एक खतरनाक आभा को महसूस किया, जिससे वह हार मान गया और वापस ओकलैंड भाग गया। लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। 1000 आत्माओं के बलिदान के अवतार के साथ साथ एक महान शैतान के रूप में उसे इस तरह से कब उकसाया गया था। दुर्भाग्य से इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सका। 3 महीने पहले का छोटा और महत्वहीन जादूगर 10 गुना ज्यादा ताकतवर हो गया था। उस गंभीर चोट को पाने और 1000 आत्माओं के बलिदान का अवतार बनने के लिए मजबूर होने के बाद से वह लगभग एक सहस्राब्दी तक चार्लोट परिवार में सुप्त रहा, धीरे धीरे अपनी शक्ति वापस पा रहा था। वास्तव में ये पहली बार था जब उसका असली शरीर बाहर गया था। वह साफ तौर पर जानता था कि ओकलैंड एक बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि वहां की कुछ शक्तिशाली शक्तियां उसके लिए खतरा बन सकती थीं। भले ही वह उस युवा जादूगर को मारने के लिए दृढ़ संकल्पित था, लेकिन वह नोसेंट में आने की हिम्मत नहीं करेगा। इसके बजाय उसे नोसेंट के बाहर की चीजों का ध्यान रखना होगा। दुर्भाग्य से वह असफल रहा, लेकिन वह उस मानव जादूगर को जाने नहीं देना चाहता था। वह उसे मारने से पहले अधिक शक्ति प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसे समय चाहिए था। तुमने वास्तव में ओकलैंड में कदम रखने की हिम्मत की। अचानक क्लाउड टावर के आसपास से एक बहुत ही प्रभावशाली आवाज आई। 1000 सोल सैक्रिफाइस उस आवाज को सुनते ही डर गया। वह आवाज के भीतर की शक्ति से बता सकता था कि मालिक कोई ऐसा व्यक्ति था जो वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था, ओकलैंड के शीर्ष पावरहाउस में से एक। वह व्यक्ति भी था जिससे वह सबसे अधिक डरता था। आश्चर्यजनक मैना उतार चढ़ाव ने क्षेत्र को भर दिया और एक सुनहरी रोशनी चमक उठी जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली मैना किरण थी। इससे पहले कि 1000 आत्माओं का बलिदान प्रतिक्रिया कर पाता, उसे मैना किरण ने छेद दिया और उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली।
उसका भयावह चेहरा अचानक विकृत हो गया। वह उस तेज दर्द का बड़ी मुश्किल से प्रतिरोध कर रहा था क्योंकि वह चार्लोट परिवार की ओर भाग रहा था। वह प्रतिद्वंद्वी ऐसा नहीं था जिससे वह मुकाबला कर सके। अगर वह भाग नहीं पाया तो वह वहीं मर जाएगा। 1000 आत्माओं के बलिदान को पहले हमले में गंभीर चोट लगी जब ब्लैक टॉवर से एक ठंडी खर्राटें आईं। उस खर्राटों के पीछे की शक्ति ने उसे लगभग जमीन पर गिरा दिया। इस बार 1000 आत्माओं के बलिदान की आभा बहुत कमजोर हो गई थी और 2 दयनीय चीखें निकालने के बाद वह चार्लोट परिवार के मनों में भागते समय एक काली छवि छोड़ गया। अध्याय 436। बड़ा समूह आधे घंटे बाद ओकलैंड पहुंचा। 3 भाड़े के समूहों से अलग होने के बाद आरव मेहरा, उसके 3 चचेरे भाई और शियुबन ने मेहरा फैमिली मैनर जाने के लिए गाड़ी की तलाश की। चूंकि वे आधे घंटे देर से पहुंचे थे इसलिए वे स्वाभाविक रूप से नहीं जान पाए कि अभी क्या हुआ था। क्लाउड टॉवर और ब्लैक टॉवर के पावर हाउस द्वारा 1000 सोल सेक्रीफाइस की खोज की गई थी और इसे चार्लोट परिवार में वापस भाग जाने के कारण भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसके तुरंत बाद उनमें से कुछ लोग मेहरा फैमिली मैनर में वापस आ गए। आखिरकार थोड़ा आराम करने के बाद थका हुआ शियुबन बस दूसरों की परवाह नहीं करता था और पहले से ही सोने लगा था। ओह ठीक है, चचेरे भाई विलियन, क्या फेल्यू का समूह ओकलैंड पहुंच गया है? आरव मेहरा को अचानक यह महत्वपूर्ण मामला याद आया। ऑरेंज माउंटेन रेंज में अपने डेमीप्लेन में बदलाव की खोज करने के बाद उसने विलियम से 1000 सल सिटी में फेल्यू से संपर्क करने के लिए कहा था। उसे बस यह नहीं पता था कि वे अभी तक पहुंचे हैं या नहीं। फेल्यू आधे महीने पहले आया था लेकिन चूंकि हम वहां नहीं थे इसलिए वह मेहरा मैनर नहीं गया बल्कि कहीं और रुक गया। विलियम ने तुरंत सिर हिलाया। पानी का प्याला नीचे रखने के बाद उसने अपनी जेब से कागज का एक टुकड़ा निकाला और जल्दी से जादुई रूनों का उपयोग करके कुछ लिखा। फिर उसने कागज में मैना डाला और यह प्रकाश की अनगिनत बिखरती किरणों में बदल गया। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो उन्हें आधे घंटे के भीतर मेहरा फैमिली मैनर पहुंच जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद आरव मेहरा, विलियम, रॉस और लियोन मेहरा फैमिली मैनर पहुंच गए। उनके समूह ने प्रवेश करते ही सभी का ध्यान आकर्षित किया। रॉस और लियोन के लिए ये स्पष्ट था क्योंकि वे मेहरा फैमिली के 2 महान प्रतिभाशाली व्यक्ति थे और ओकलैंड में बहुत प्रसिद्ध थे। ऑबे एक बार उनके साथ खड़ा था लेकिन दुर्भाग्य से 3 महीने पहले एल्डर काउंसिल ने उसके जादुई रास्ते को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो मेहरा परिवार के अगले कुलपति का चुनाव लियोन और रॉस के बीच होगा। आमतौर पर जब कुलपति की सीट के लिए शक्तिशाली उम्मीदवार मनों में लौटते थे तो कई लोग उनका पक्ष लेने आते थे, लेकिन इस बार किसी ने आने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में कोई भी 100 मीटर के भीतर रहने की हिम्मत नहीं कर सका। ये स्थिति देखकर लियोन और रॉस 3 महीने पहले एल्डर काउंसिल में हुई घटना को याद किए बिना नहीं रह सके। उनके चचेरे भाई राजीव वास्तव में क्रूर थे। उन्होंने 3 बुजुर्गों को मार डाला और एक को अपंग कर दिया। 3 महीने पहले ही हो चुके थे, फिर भी मेहरा परिवार में उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। चारों युवक बाहर ही इंतजार कर रहे थे और जल्द ही गिल्डेड रोज की शिखा के साथ 10 गाड़ियां आ गईं। सबसे आगे की गाड़ी रुकी और एक युवा व्यक्ति बाहर आया। एक नज़र में उसने आरव मेहरा के समूह को पहचान लिया और दौड़कर वहां पहुंचा। बॉस, चचेरे भाई, विलियम के माथे पर एक नस फड़क उठी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि 1 साल बाद फालेऊ का व्यवहार इतना अजीब होगा, उसे इतनी तीखी आवाज में चचेरा भाई कहकर पुकारना। गिल्डेड रोज के भाड़े के समूह के सदस्य एक के बाद एक गाड़ियों से बाहर निकले। कुल 50 लोग थे, एक भी कम नहीं। सभी फालेऊ के ठीक पीछे खड़े थे। 1 साल पहले वे मेहरा परिवार के सबसे बुरे जादूगर थे। उन्हें कभी भी महान जादूगर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन मेहरा परिवार द्वारा 1000 पाल शहर भेजे जाने और बॉस मेहरा से मिलने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। वे 1 साल से भी कम समय में महान जादूगर क्षेत्र में पहुंच गए। महान जादूगर क्षेत्र कुछ ऐसा था जिसके बारे में वे केवल सपने ही देख सकते थे, लेकिन 1000 पाल शहर जाने के बाद उनका वह सपना सच हो गया। वे मेहरा परिवार में सबसे खराब क्षमता वाले जादूगर थे, लेकिन वे 1 महीने बाद महान जादूगर के रूप में वहां लौट आए। ये काफी विडंबनापूर्ण था। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि यह सब उनके सामने बैठे युवा जादूगर की वजह से था। फालेऊ, उन सूत्रों की गणना कैसी चल रही है? 1000 सल सिटी छोड़ने से पहले आरव मेहरा ने फालेऊ के लिए कुछ सूत्र व्यवस्थित किए थे। देखते ही देखते आधा साल बीत गया। सच कहूं तो आरव मेहरा फालेऊ से बहुत खुश थे। जब फालेऊ पहली बार गिल्डेड रोज में आए थे तो आरव मेहरा ने उन्हें तकनीकी काम की देखरेख करने देने का इरादा किया था और फालेऊ को मुख्य कीमियागर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन फालेऊ ने उन्हें निराश नहीं किया। उस समय जब गिल्डेड रोज को अल्केमिस्ट गिल्ड से कीमियागरों का एक समूह मिला और राज्य के पूर्वी हिस्से के बाजार पर एकाधिकार करने से पहले उसने तेजी से विस्तार किया, तो इसका बहुत कुछ फालेऊ की वजह से हुआ था। और पिछले आधे साल के दौरान फालेऊ ने गिल्डेड रोज से जुड़ी हर चीज का ध्यान रखा था। ये तेजी से विस्तार करता रहा और हर दिन बड़ी मात्रा में पैसा लाता रहा। हालांकि फालेऊ कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था, फिर भी वह एक उत्कृष्ट कीमियागर के रूप में योग्य था। आरव मेहरा ने फालेऊ की परिश्रमशीलता और अध्ययन के प्रति उसकी उत्सुकता की सराहना की। 1000 सल सिटी में आरव मेहरा अक्सर फेल्यू को किसी जटिल समस्या को हल करने के लिए देर रात तक प्रयोगशाला में रहते हुए देखता था। वह पूरी रात जागकर भी इस पर काम कर सकता था।
आरव मेहरा की नज़र में फेलियू की भविष्य की उपलब्धियां किसी भी तरह से उन तथाकथित प्रतिभाशाली कीमियागरों से कमतर नहीं होंगी। वह उन प्रतिभाशाली लोगों को धूल में मिला भी सकता है। इस बार उसने फेलियू को वाणिज्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले भाड़े के सैनिकों के समूह के साथ ओकलैंड आने को कहा। वह इस भाड़े के सैनिकों के समूह की शक्ति को बढ़ाना चाहता था क्योंकि उनकी शक्ति स्पष्ट रूप से गिल्डेड रोज के पागल विस्तार के साथ नहीं रह सकती थी। 50 महान जादूगर वर्तमान गिल्डेड रोज के लिए पर्याप्त नहीं थे। बॉस, मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है। जब यह विषय उठाया गया तो फेलियू अचानक सख्त हो गया। उसने शर्मिंदगी से कहा, तुमने मुझे जो 13 सूत्र छोड़े थे उनमें से मैंने केवल 10 ही पूरे किए हैं। बुरा नहीं, आरव मेहरा ने केवल मुस्कुराया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वास्तव में उससे प्रशंसा के रूप में बुरा नहीं पाना आसान नहीं था। फेलियू की गति ने वास्तव में आरव मेहरा को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। जाने से पहले उसने जो 13 सूत्र छोड़े थे वे प्रत्येक पिछले एक से क्रमिक रूप से कठिन थे और सबसे सरल सूत्र में भी मास्टर अल्केमिस्ट के ज्ञान की बहुत अधिक मात्रा शामिल थी। आधे साल में 10 सूत्र हल करने वाले फेलियू ने दिखाया कि उसकी प्रगति कितनी शानदार थी। वह पहले से ही मास्टर अल्केमिस्ट के दायरे में था। शायद 2 महीने के भीतर वह एक वास्तविक मास्टर अल्केमिस्ट बन जाएगा। वह कोई जीनियस नहीं था, लेकिन उसके पास अधिकांश जीनियस से बड़ी उपलब्धियां थीं। फेलियू अपने शुरुआती 20वें दशक में था, लेकिन जब ओकलैंड की कुछ प्रमुख ताकतों को देखा तो उनमें से किसने लगातार 20वें और 30वें दशक में मास्टर अल्केमिस्ट बनाने के लिए महंगे संसाधनों का निवेश नहीं किया। मेहरा परिवार के औबे की तरह बहुत सारा धन खर्च करके वह अपने 30वें दशक में मास्टर कीमियागर बन गया। जहां तक फेलियू का सवाल है, उसने अपने प्रयासों पर भरोसा किया था। स्वाभाविक रूप से यह उसके द्वारा प्राप्त मार्गदर्शन से भी जुड़ा था। आरव मेहरा के संपर्क में आने वाले पहले लोगों में से एक के रूप में फेलियू ने स्वाभाविक रूप से अपने बॉस के चरित्र को समझा। वह जानता था कि इस बुरा नहीं का कितना महत्व था। इसलिए वह मुस्कुराया, लेकिन चुप रहा, यहां तक कि उसे भी अपने परिणामों से झटका लगा। गिल्डेड रोज में शामिल होने से पहले वह ब्लैक हॉर्न ऑक्शन हाउस में एक मामूली प्रतिभाशाली कीमियागर था, लेकिन उस युवा जादूगर का अनुसरण करने के बाद सब कुछ बदल गया। अपने वर्तमान बॉस से मिलने से पहले एक महान कीमियागर बनना उसका आजीवन लक्ष्य था, लेकिन अब उसकी स्थिति एक सपने की तरह लग रही थी। उसे एक सच्चा मास्टर कीमियागर बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि यह सब युवा बॉस की बदौलत है, इसलिए वह हमेशा आभारी रहेगा और गिल्डेड रोज के तकनीकी काम को संभालने की पूरी कोशिश करेगा। इसके बाद फेलियू ने गिल्डेड रोज के हाल के घटनाक्रमों और उसके सामने आई समस्याओं की रिपोर्ट की। गिल्डेड रोज पहले से ही स्थापित था और भले ही फेलियू 3 महीने के लिए चला गया हो, लेकिन इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होना चाहिए। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बूढ़ा बटलर पावे अभी भी वहां था। अरे, क्या तुमने देखा? लियोन की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। वह अविश्वास से 50 जादूगरों को देख रहा था। क्या देखा? रॉस कुछ सोच रहा था जब अचानक लियोन ने उसे टोक दिया, इसलिए वह थोड़ा नाराज लग रहा था और उसने लियोन की तरफ देखा भी नहीं। तुलान पर्वत श्रृंखला की इस यात्रा के कारण लियोन के साथ उसका रिश्ता और भी खराब हो गया था। कुछ महीने पहले लियोन ने बेशर्मी से उनसे पूछा कि वे तुलान पर्वत श्रृंखला के लिए निकलने की तैयारी कर रहे थे तो वह उनका पीछा करे, और जब उसने कारण बताया तो लियोन रॉस के चेहरे पर कुछ बार कालापन लाने में कामयाब हो गया। रॉस को वे बातें अच्छी तरह याद थीं। स्वाभाविक रूप से इससे उनके रिश्ते खराब नहीं होंगे। ये तो पता ही था कि अतीत में रॉस को मेहरा परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों में सबसे मजबूत माना जाता था, लेकिन लियोन उन 9 आर्केन रिंग्स को एक में मिलाने के बाद बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। जब उन्होंने पहली बार पॉइंटर्स का आदान प्रदान करना शुरू किया तो रॉस का पलड़ा भारी था, लेकिन ओकलैंड के रास्ते में रॉस को अचानक पता चला कि वह लियोन के मुकाबले का नहीं है। यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लियोन उसे उकसाता और हराता रहा। उनकी शक्ति की जांच करें। अगर कोई और समय होता तो लियोन रॉस से बात करने की पहल नहीं करता। दोनों अगले कुलपति की सीट के लिए शक्तिशाली उम्मीदवार थे। ये कहा जा सकता है कि 1 या 2 दशक के भीतर उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा, लेकिन लियोन इस समय स्पष्ट रूप से खुद को भूल गया था। महान जादूगर तो क्या? रॉस ने बिना किसी परवाह के लियोन की ओर देखते हुए कहा। उसकी नज़र में उनके चचेरे भाई राजीव के लिए अपने गिल्डेड रोज के लिए 50 महान जादूगरों के साथ एक भाड़े के समूह का होना बिल्कुल सामान्य बात थी। लियोन बिना किसी कारण के हंगामा कर रहा था। जादूगरों के इस समूह को हमारे मेहरा परिवार ने 1 साल पहले भेजा था। वे सबसे खराब योग्यता वाले समूह थे और वे केवल 5वीं रैंक के जादूगर थे। लियोन ने महान जादूगरों के समूह को देखकर स्तब्ध और अविश्वास में पीला पड़ गया। लियोन के पास मेहरा परिवार में बहुत सी जानकारी थी, जिसमें राजीव मेहरा द्वारा बातचीत के दौरान रखी गई शर्तें भी शामिल थीं। उसने मेहरा परिवार से 50 जादूगरों का एक समूह भेजने के लिए कहा था। इसके अलावा लियोन इन 50 जादूगरों में से कुछ को जानता था और जब वे सभी गाड़ियों से बाहर आए तो उसने उन्हें पहचान लिया। न एक कम न एक ज्यादा, वे सभी 50 महान जादूगर थे। अध्याय 437। हे भगवान, चचेरे भाई राजीव ने ये कैसे किया?
आखिरकार इन जादूगरों की योग्यताएं बहुत कम थीं, उन्हें कचरा माना जाता था जो कभी भी महान जादूगर के दायरे में नहीं पहुंच पाते थे और मेहरा परिवार के लिए उनका कोई खास उपयोग नहीं था। इसलिए मेहरा परिवार ने उस शर्त को स्वीकार कर लिया था। लेकिन 1 साल से भी कम समय में उनके चचेरे भाई ने वास्तव में इन बिना पॉलिश किए हुए पत्थरों को रत्नों में बदल दिया था, जिससे ये सभी जादूगर महान जादूगर बन गए। जो कोई भी इस व्यापार के बारे में जानता होगा वह चौंक जाएगा, क्योंकि यह बहुत अपमानजनक था। ये समझ में आता है कि अगर राजीव मेहरा महान जादूगर के लिए जादूगर बन सकता है, आखिरकार गिल्डेड रोज के वित्तीय संसाधनों के साथ जादूगर बनने के लिए कुछ धन खर्च करना कोई समस्या नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ एक जादूगर नहीं था, 50 जादूगर थे। तुमने क्या कहा? रॉस शुरू में विचलित था और लियोन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब उसने ये शब्द सुने तो वह पूरी तरह चौंक गया। हालांकि उसने वास्तव में महान जादूगरों को अपनी नज़र में नहीं रखा था, लेकिन कम प्रतिभा वाले 50 जादूगरों को 1 साल में आगे बढ़ाना। उच्च जादूगरों के बारे में क्या? हालांकि यह विचार हास्यास्पद था, लेकिन रॉस इसके बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। उसकी नज़र में, चूंकि उसके रहस्यमय चचेरे भाई राजीव ने 1 साल में जादूगरों के उस समूह को आगे बढ़ाया था, इसलिए इस कारनामे को दोहराने का कोई तरीका हो सकता है। हालांकि अगर वह ऐसा करता तो ये बहुत डरावना होता। वास्तव में केवल विलियम और कुछ अन्य लोग ही जानते थे कि इन 50 जादूगरों को आगे बढ़ने में केवल कुछ महीने लगे। हालांकि रॉस का मेहरा परिवार में एक महत्वपूर्ण स्थान था। एक एल्डर और अगले कुलपति की सीट के लिए उम्मीदवार के रूप में वह अपना अधिकांश समय प्रमुख विमानों में घूमने में बिताता था और शायद ही कभी मेहरा परिवार में रहता था। मेहरा परिवार के साथ उसका रिश्ता आरव मेहरा को छोड़कर सबसे खराब था। उसने इन जादूगरों को थाउजेंड सल सिटी में भेजे जाने की बात को हल्के से सुना था, लेकिन उसने उन्हें कभी नहीं देखा। इस प्रकार जब उसने इन 50 महान जादूगरों को देखा तो उसने बहुत अधिक नहीं सोचा। उसने सोचा था कि उन्हें उसके चचेरे भाई ने काम पर रखा है। इस समय मेहरा परिवार की शिखा वाली एक और गाड़ी मनों के बाहर रुकी और एक अधेड़ उम्र का आदमी उसमें से उतरा, जो अपने आसपास के वातावरण में तापमान बढ़ाते हुए एक भयंकर तलवार की आभा उत्सर्जित कर रहा था। यह एक लंबा अधेड़ उम्र का आदमी था जिसकी आभा अत्यंत कठोर थी। जब उसने आरव मेहरा को देखा तो वह अपनी आंखें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखों से हत्या करने का इरादा शायद ही छिपा हो। धीरे धीरे चलते हुए उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। लगता है कि तुम अभी भी वापस लौटना जानते हो, राजीव मेहरा। थॉर्न मेहरा की भयंकर निगाहें आसपास के लोगों पर तेजी से घूमी और आखिरकार आरव मेहरा के शरीर पर रुकी। उसकी पुतलियां सिकुड़ रही थीं क्योंकि वह हमला करने की इच्छा को दबा रहा था। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम करीब 3 महीने तक गायब रहे। बहुत से लोगों ने सोचा कि तुम रेजिंग फ्लेम प्लेन में जाने की हिम्मत नहीं कर पाए। वापस आने के बाद तुम्हें आज्ञाकारी तरीके से मनों में इंतजार करना चाहिए, इधर उधर भागना नहीं चाहिए और 5 दिन में रेजिंग फ्लेम प्लेन में चले जाना चाहिए। मेहरा परिवार में थॉर्न स्वाभाविक रूप से वह व्यक्ति था जो आरव मेहरा से सबसे अधिक नफरत करता था। जब उसने गाड़ी से उतरने के बाद आरव मेहरा को देखा तो थॉर्न के मन में तुरंत उसे मार डालने का विचार आया। लेकिन गार्जियन टॉवर में पूर्वजों द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सोचने के बाद उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह राजीव मेहरा को नहीं छोड़ सकता था। भले ही वह राजीव मेहरा को मार न सके, लेकिन उसे अपंग बनाना ही था। उसके और आरव मेहरा के बीच नफरत इस हद तक पहुंच गई थी कि सुलह की कोई संभावना ही नहीं थी। ओबे उनका इकलौता बेटा था और उन्होंने उसे पालने में कई दशक बिताए थे, जिससे वह 5वीं रैंक का हाई मेज और मास्टर अल्केमिस्ट बन गया था। ओबे मेहरा परिवार के 3 प्रतिभाशाली लोगों में से एक बन गया था और उसका भविष्य असीम था। उसे कुलपति बनने का अवसर भी मिला था। जब भी कोई ओबे के बारे में बात करता था तो थॉर्न को गर्व महसूस होता था, क्योंकि वह उसका बेटा था। अगर उसने अपने संसाधनों को ओबे के पालन पोषण पर खर्च नहीं किया होता तो थॉर्न सिर्फ 5वीं रैंक का तलवार संत नहीं होता। लेकिन एक दिन में पालन पोषण के दशकों की सारी बातें राख में बदल गईं। उस राजीव मेहरा ने ओबे के मैनावलपुल को छेद दिया, ओबे के जादू के रास्ते को पूरी तरह से काट दिया और उसे अपंग बना दिया। थॉर्न 3 महीने पहले राजीव मेहरा को मारना चाहता था, लेकिन सर रेयान उस लड़ाई को रोकने के लिए प्रकट हुए थे। सबसे घृणित बात यह थी कि राजीव मेहरा को न केवल ओबे को अपंग करने के लिए दोषी ठहराया गया था, बल्कि उसे प्लेन लीजन के आधे हिस्से का नेतृत्व करने का अधिकार भी मिला था। ये कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। महान जादूगर। उन जादूगरों और गाड़ियों की जांच करने के बाद थॉर्न ने जल्दी से पाया कि ये अपरिचित जादूगर हजारों पाल शहर के गिल्डेड रोज से आए थे। फिर थॉर्न की अभिव्यक्ति अचानक अजीब हो गई। यहाँ कोई उच्च जादूगर भी नहीं है। क्या ये बहुत घटिया नहीं है? लेकिन इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद थॉर्न को राहत महसूस हुई। उसे जो जानकारी मिली थी उसके अनुसार युवा जादूगर लॉक मेहरा के जहाज के डूबने के बाद अचानक सामने आया था। मुश्किल से 1 साल से ज्यादा समय हुआ था। हालांकि पिछली लड़ाई के दौरान उसने जिन ट्रू स्पिरिट मैजिक टूल्स पर भरोसा किया था वे कमजोर नहीं थे और उन्हें मिली जानकारी में उनका जिक्र नहीं किया गया था। फिर भी थाउजेंड सल सिटी जैसी छोटी जगह ओकलैंड से कैसे तुलना कर सकती है? कुछ महान जादूगरों को भर्ती करने में सक्षम होना पहले से ही काफी अच्छा था, लेकिन जब प्लेनर युद्धों की बात आती है तो महान जादूगर तोप के चारे से अलग नहीं होते। राजीव मेहरा, मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें रेजिंग फ्लेम प्लेन में ले जाने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, है ना?
थॉर्न की अभिव्यक्ति बहुत अजीब थी। जब वह आरव मेहरा को देख रहा था तो उसकी आंखों में अवमानना देखी जा सकती थी। ये कहने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हें अभी तक रेजिंग फ्लेम प्लेन में नहीं जाना चाहिए था, इसलिए तुम्हें नहीं पता कि वह प्लेन कितना खतरनाक है। वह जगह थाउजेंड सल सिटी जैसी नहीं है। ओकलैंड की ज़्यादातर बड़ी सेनाएं वहां इकट्ठी हैं, उस पर लड़ रही हैं। अगर तुम अपने लोगों को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें ज़्यादा ताकतवर लोगों को लाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों के पास तोप का चारा बनने की योग्यता भी नहीं है। वह भोला आदमी अभी भी रेजिंग फ्लेम प्लेन में ग्रेट मैच के एक बैच को ले जाने के बारे में सोचता है। थॉर्न के बोलने के बाद कुछ लोग अजीब तरह से उसे देखने लगे। वे 50 ग्रेट मैच शांत रहे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने थॉर्न की बातें नहीं सुनी। वास्तव में उन्हें तोप का चारा बनने की परवाह नहीं थी। आखिरकार मेहरा परिवार में उनकी योग्यताएं कम थीं और उन्होंने अपनी उचित हिस्सेदारी की अप्रियताएं सुनी थीं। तो क्या हुआ अगर उन्हें तोप का चारा माना जाता था? अरे सर थॉर्न, शायद आपने गलत समझा है। लियोन अचानक पीला पड़ गया। उसने थॉर्न की तरफ देखा और 2 बार खांसा। वह घबरा गया था और उसका दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। अरे ये बदकिस्मती है कि मैनर के बाहर थॉर्न से मिलना। वह थॉर्न मेहरा की वजह से नहीं डरा था, बल्कि इसलिए डरा था क्योंकि उसने अभी अभी अपने चचेरे भाई को भौहें सिकुड़ते हुए देखा था। अरे यह अच्छा संकेत नहीं है। चचेरा भाई राजीव आसान लक्ष्य नहीं है। वह ऐसा व्यक्ति है जिसने एल्डर्स को मारने की भी हिम्मत की। थॉर्न, तुम्हारे पास उससे लड़ने के लिए हैसियत और ताकत है, लेकिन चचेरा भाई राजीव 3 महीने पहले जैसा नहीं रहा। वह एक भयावह अस्तित्व है जो महान शैतानों को भी डरा सकता है। तुम 5वीं रैंक के तलवार संत के रूप में बहुत शक्तिशाली हो सकते हो, लेकिन क्या तुम एक महान शैतान को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? लियोन ने इस बार केवल मेहरा परिवार की खातिर हस्तक्षेप किया। चाहे थॉर्न मेहरा कितना भी घिनौना क्यों न हो, वह अभी भी मेहरा परिवार के 3 तलवार संतों में से एक था और ओकलैंड में काफी प्रसिद्ध था। अगर थॉर्न मेहरा ने चचेरे भाई राजीव को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया और उससे निपटा गया तो यह मेहरा परिवार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लियोन की नज़र में थॉर्न की हरकतें वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रही थीं। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि थॉर्न ओबे की वजह से राजीव से घृणा करता था। बस यही है, तुम्हारा बेटा किसी को भी भड़का सकता था, लेकिन उसने चचेरे भाई राजीव को भड़काने का फैसला किया और कहा कि वह मात्र 3 मिलियन गोल्ड के साथ गिल्डेड रोज के 40% शेयर खरीदेगा, और अगर वह सौदा नहीं कर पाया तो एल्डर काउंसिल जबरन गिल्डेड रोज को छीन लेगी। चचेरे भाई राजीव को उसे अपंग बनाने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता है? देखो ओबे के साथ क्या हुआ। अगर तुम चचेरे भाई राजीव को भड़काते रहोगे तो तुम ओबे के नक्शे कदम पर ही चलोगे। ये शापित पिता और पुत्र की जोड़ी, वे आमतौर पर बहुत चतुर होते हैं। वे रेजिंग फ्लेम प्लेन से बहुत लाभ कमा रहे हैं, तो अभी उनकी अंतर्दृष्टि इतनी खराब कैसे है? लियोन को 3 महीने तक आरव मेहरा का पीछा करने के बाद उसकी ताकत का अच्छा अंदाजा हो गया था। यहाँ तक कि लेवल 36 और 37 के जादुई जानवर भी विरोध नहीं कर सके। 5वीं रैंक के तलवार संत के रूप में थॉर्न की शक्ति पर्याप्त नहीं थी। तुमने कहा कि चचेरे भाई राजीव ने महान जादूगरों के उस समूह को अपने साथ रेजिंग फ्लेम प्लेन में ले जाने की योजना बनाई थी। क्या मजाक है? क्या चचेरे भाई राजीव जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को लोगों को अपने साथ ले जाने की जरूरत है? इसके अलावा वे महान जादूगर स्पष्ट रूप से इतने सरल नहीं हैं। चचेरे भाई राजीव गिल्डेड रोज के भाड़े के सैनिकों के समूह को बिना किसी कारण के ओकलैंड में स्थानांतरित नहीं करेंगे। लियोन को थोड़ा सा आभास था कि महान जादूगरों का ये समूह जल्द ही उच्च जादूगर बन जाएगा। अगर किसी और ने उसे बताया होता तो वह उन पर विश्वास नहीं करता, लेकिन वह राजीव मेहरा था। उसने उन जादूगरों को महान जादूगर बनाने के लिए केवल 1 वर्ष का उपयोग किया। क्या होगा यदि उसके पास उन्हें फिर से आगे बढ़ाने का कोई तरीका होता? लियोन मेहरा, क्या तुम नहीं देखते कि मैं राजीव मेहरा से बात कर रहा हूँ? युवा पीढ़ी अधिक से अधिक अनियंत्रित होती जा रही है। थॉर्न ने लियोन की ओर देखते हुए कहा। सच कहूं तो थॉर्न की लियोन के बारे में अच्छी राय नहीं थी। इससे पहले लियोन ओबे के साथ मेहरा परिवार के प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और दोनों अगले कुलपति की सीट के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। अब जब उसने लियोन को देखा तो वह अपने बेहतरीन बेटे को याद किए बिना नहीं रह सका। काम खत्म करने के बाद वह जागीर की ओर चल पड़ा। हालांकि वह राजीव मेहरा को मारना चाहता था, लेकिन उसे साफ पता था कि आज का दिन अच्छा नहीं था। पूर्वजों को पहले ही पता चल जाना चाहिए था कि यहाँ क्या हुआ था। ऐसा लगता है कि मैं तब तक इंतजार कर सकता हूँ जब तक हम रेजिंग फ्लेम प्लेन में न पहुँच जाएं। ओह, थॉर्न की पीठ देखकर लियोन ने आखिरकार राहत भरी सांस ली। उसकी खुद की पीठ पहले से ही ठंडे पसीने से भीगी हुई थी। भगवान का शुक्र है कि थॉर्न जल्दी से चला गया, वरना वह लाश में बदल जाता। अध्याय 438। आरव मेहरा को जल्द ही एहसास हो गया कि मेहरा फैमिली मैनर के बाहर लोगों का इतना बड़ा समूह इकट्ठा होना वास्तव में मेहरा परिवार के लोगों के लिए असुविधाजनक था, जो मैनर में प्रवेश करना या बाहर निकलना चाहते थे। इसलिए कुछ मिनटों के बाद उन्होंने मेहरा फैमिली मैनर में समूह का नेतृत्व किया और सीधे उनके निवास की ओर चले गए। हालांकि 50 महान जादूगरों, विलियम और अन्य लोगों की शक्ति विशेष रूप से अधिक नहीं थी, लेकिन मैनर में दिखाई देने वाला ऐसा भव्य समूह बहुत ही प्रभावशाली होगा। रास्ते में कई लोगों ने उत्सुकता से देखा, लेकिन वे आरव मेहरा को सबसे आगे देखकर तुरंत डर गए। अपने निवास पर लौटने के बाद कमरा लोगों से भर गया।
आरव मेहरा ने फिर मृत्यु की पुस्तक पकड़ी और एक मंत्र का जाप किया, जिससे एक पल में अंतरिक्ष विकृत हो गया और सभी के सामने एक प्लेनपथ बन गया। महान जादूगरों के समूह को आश्चर्य नहीं हुआ, उन्हें अस्थितल का अनुभव हुआ। पूरा डेमीप्लेन अभी भी फल फूल रहा था, हर जगह पेड़ छाया डाल रहे थे, जबकि घास पूरी जमीन पर फैली हुई थी। हवा में खुशबू भरी हुई थी क्योंकि पूरी दुनिया जीवन शक्ति से भरी हुई थी। डेमीप्लेन में पहुंचने के बाद आरव मेहरा ने कुछ नहीं कहा, वह केवल मुस्कुराया। लेकिन उसके पीछे महान जादूगरों का वह समूह शांत नहीं रह सका, उनकी निगाहें गर्म हो गईं। ये महान जादूगर पूरी तरह से अनजान नहीं थे, वे स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते थे कि यह मन 20 गुना तेजी से प्रसारित होता है। भले ही उन्होंने बोन प्लेन और ब्लैक डेथ रून को सोल्फायर से खिलाने से बनने वाले समृद्ध मन का अनुभव किया था, फिर भी वे डेमीप्लेन में पहुंचने पर हैरान और अवाक रह गए। आसपास का वातावरण इतना समृद्ध था कि यह तरल रूप में भी आ गया। उनके पास अचंभित होने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, ऐसा पूरे नोसेंट में नहीं हो सकता था। यही वह जगह है जहां आप कुछ समय के लिए ध्यान करने जा रहे हैं। आरव मेहरा महान जादूगरों के सामने खड़े हुए और सभी महान जादूगरों के हाव भाव को देखते हुए धीरे से बोले, मुझे लगता है कि आप सभी को पहले से ही पता चल गया होगा कि इस जगह का वातावरण कितना बेहतर है। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 1 साल के भीतर आप में से सबसे खराब व्यक्ति भी एक रैंक हाई मैच तक आगे बढ़ने में सक्षम हो जाएगा। अगर आप बहुत प्रयास करते हैं तो आप 5वें रैंक तक भी पहुंच सकते हैं। उन्होंने अपनी गणना के आधार पर यह कहा। वर्तमान डेमीप्लेन अभी भी बढ़ रहा था। मैना का घनत्व बाहरी दुनिया की तुलना में 20 गुना था और मैना वाइन कई महीनों से लेकर आधे साल में परिपक्व हो जाएगी। उस समय शून्य से अवशोषित मैना का स्थिर प्रवाह डेमीप्लेन के विकास को गति देगा। वास्तव में वह खुद नहीं जानता था कि 1 साल बाद डेमीप्लेन किस तरह का दिखाई देगा, लेकिन उसे यकीन था कि महान जादूगरों का ये समूह हाईमैच दायरे तक पहुंच जाएगा। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे 50 महान जादूगरों की आंखों में आग जल रही हो। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन किसी ने भी आरव मेहरा की बातों पर सवाल नहीं उठाया, उनके मन में भी नहीं। उन्हें मेहरा परिवार द्वारा एक बड़ी समस्या के कारण हजारों पाल शहर भेजा गया था। उनकी योग्यताएं बहुत खराब थीं, उनमें से लगभग हर एक को महान जादूगर के दायरे में पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ समय तक अस्थितल में रहने के बाद ही वे महान जादूगर बनने में सफल हुए। ये सब इस युवा बॉस की वजह से था। वास्तव में वे अपनी योग्यताओं के साथ महान जादूगर बनने में पूरी तरह से संतुष्ट थे। जहां तक उच्च जादूगर के दायरे की बात है, यह एक ऐसा सपना था जिसे देखने की उनकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब इस युवा बॉस ने उन्हें उच्च जादूगर बनने का अवसर दिया। अगर यह कोई और कह रहा होता तो वे निश्चित रूप से इस पर विश्वास नहीं करते। आखिरकार 1 साल में महान जादूगर से उच्च जादूगर तक पहुंचना बस अकल्पनीय था। लेकिन जिसने ऐसा कहा वह उनका युवा बॉस था, इसलिए उनके पास उस पर विश्वास न करने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा इस जगह पर बहने वाला मैना पहले से ही इसे साबित करने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के स्वर्गीय लाभ के साथ उन्हें उच्च जादूगर बनने से पहले केवल कुछ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। जल्द ही उत्साहित महान जादूगरों के इस समूह ने एक विशाल क्षेत्र में एक शिविर बनाया। संतरी टॉवर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उन्हें आसपास कोई खतरा नहीं था, कोई जादुई जानवर नहीं था। इसके अलावा उन्हें यहाँ ध्यान करने के अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। महान जादूगरों के लिए एक अच्छी जगह खोजने के बाद आरव मेहरा तुरंत नहीं गए, बल्कि उन्होंने डेमीप्लेन के चारों ओर एक चक्कर लगाया और अपने द्वारा व्यक्तिगत रूप से लगाए गए मैनावाइन की जांच करने गए। करीब 1 महीने के बाद यह मैनावाइन पहले से ही 1 दर्जन मीटर लंबी हो गई थी और भयावह रूप से उच्च जीवन शक्ति का उत्सर्जन कर रही थी। मैनावाइन से थोड़ी दूर एक छोटा तालाब था जिसमें एक चमकती हुई रोशनी टिमटिमा रही थी। ये पूरे डेमीप्लेन में सबसे सघन मैना वाला स्थान था। मैना बेल जमीन से बहुत सारा मैना निकाल रही थी। अगर वह मैना बेल सामान्य रूप से बढ़ रही होती तो उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचने में कम से कम 3 से 5 महीने लग जाते। आग, पानी, हवा और पृथ्वी के नियम 1 महीने पहले की तुलना में बहुत अधिक स्थिर थे। उसने मूल रूप से डेमीप्लेन की जीवन शक्ति बढ़ाने और उन महान जादूगरों के लिए कुछ लड़ाई का अनुभव प्राप्त करने के लिए यहाँ जादुई जानवरों का एक समूह लाने की योजना बनाई थी ताकि वे अपनी शक्ति से परिचित हो सकें। आखिरकार बोन प्लेन में ये जादूगर ब्लैक डेथ रून के प्रभाव में जल्दी ही महान जादूगर बन गए, लेकिन उनके पास लड़ाई के लिए बहुत सारे अवसर भी थे जो उन्हें डेमीप्लेन में नहीं मिलते। हालांकि ऐसे वातावरण में जादुई जानवरों को नियंत्रित करना मुश्किल लग रहा था जब तक कि वह उन्हें मन से जकड़ कर न रखे। हालांकि उसने जादूगरों के उस समूह के साथ बहुत बार बातचीत नहीं की थी, लेकिन वे आरव मेहरा के लिए महत्वपूर्ण थे। यह अधीनस्थों का एक समूह था जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता था और जो भविष्य में एक बड़ी ताकत बन सकता था। ऑकलैंड में 50 महान जादूगर किसी भी बल के लिए बहुत ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन 50 उच्च जादूगरों के बारे में क्या? आखिरकार ब्लैक टॉवर और क्लाउड टॉवर को छोड़कर बहुत कम सेनाएं 50 उच्च जादूगरों को इकट्ठा कर सकती थीं। यहां तक कि 3 प्रसिद्ध भाड़े के समूहों में सबसे शक्तिशाली हेवन एनलाइटनिंग मर्सेनरी ग्रुप भी 50 उच्च जादूगरों को इकट्ठा नहीं कर सका। जहां तक आरव मेहरा की बात है तो उसके पास 1 साल के भीतर 50 उच्च जादूगरों वाला एक वाणिज्यिक भाड़े का समूह होगा। इसके अलावा ये उच्च जादूगर साधारण उच्च जादूगर नहीं होंगे।
आरव मेहरा ने जादूगरों के उस समूह की विशेष रूप से मदद की और उन्हें एक ध्यान कानून सेट और एक जादू संचालन रूल सिखाया। ध्यान कानून सेट में 14 सूत्र थे और इसे स्विफ्ट स्टार मार्क के रूप में जाना जाता था। ये जादू युग के चरम के दौरान भी प्रथम श्रेणी का ध्यान कानून सेट था। दरअसल आरव मेहरा ने ध्यान कानून सेट चुनते समय बहुत चिंता की थी। उसके पास ऐसे 1 दर्जन ध्यान कानून सेट थे, लेकिन आखिरकार उसने स्विफ्ट स्टार मार्क पर अपनी नज़र डाली। भले ही वह ध्यान कानून सेट सबसे अच्छा न हो, लेकिन इसकी अपनी विशिष्टता थी। स्विफ्ट स्टार मार्क का एकमात्र लाभ यह था कि ध्यान बहुत कुशल होगा और वे महान जादूगर डेमीप्लेन में थे, एक ऐसी जगह जहां मन नोसेंट से 20 गुना अधिक केंद्रित था। स्विफ्ट स्टार मार्क की ध्यान दक्षता पर भरोसा करके महान जादूगरों के उस समूह को हाई मैच दायरे में पहुंचने के लिए केवल आधे समय की आवश्यकता होगी। अगर आरव मेहरा को स्विफ्ट स्टार मार्क मेडिटेशन लॉ सेट को उसकी ध्यान दक्षता के कारण चुना गया था, तो उन्होंने जो मैजिक कंडक्टिंग रून चुना वह अपेक्षाकृत विशेष था। उस मैजिक कंडक्टिंग रून को ब्लेजिंग स्टॉर्म कहा जाता था और इसे मैजिक एरा के शिखर की शुरुआत में बनाया गया था। ये शीर्ष मैजिक कंडक्टिंग रून में से एक था, और हालांकि ब्लेजिंग स्टॉर्म और मैजिक एरे और वेल ऑफ स्टॉर्स जैसे प्रथम श्रेणी के मैजिक कंडक्टिंग रून के बीच एक अंतर था, फिर भी ब्लेजिंग स्टॉर्म मैजिक कंडक्टिंग रून जादूगरों के उस समूह के लिए सबसे उपयुक्त था। आखिरकार मैजिक एरा के चरम पर उन शीर्ष बलों द्वारा नियंत्रित कास्टल लीजन ज्यादातर ब्लेजिंग स्टॉर्म को अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के रूप में इस्तेमाल करते थे। अकेले ये मैजिक कंडक्टिंग रून आर्केन रिंग की तुलना में नहीं होगा, लेकिन कास्टल लीजन में यह अलग था। आरव मेहरा को यकीन था कि एक बार ब्लेजिंग स्टॉर्म मैजिक कंडक्टिंग रून वाले 50 जादूगर हाई मैच दायरे में पहुंच गए तो उनकी लड़ने की शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगी। 5वीं रैंक से नीचे के आर्कमेज उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। ... जब वह डेमीप्लेन से बाहर आया तो रात हो चुकी थी, लेकिन अपने कमरे में लौटने के बाद आरव मेहरा को अपने हेवन रैंक पपेट की याद आई। वास्तव में हेवन रैंक पपेट की मरम्मत उसके ओकलैंड आने से पहले ही लगभग पूरी हो चुकी थी। बेशक उन मरम्मतों में हेवन पपेट को लपेटने वाले एक साधारण कठपुतली खोल का उल्लेख था। उसे तो छोड़िए, पूरे नोसेंट में सिर्फ एक हाथ की उंगलियों पर ही ऐसे लोग गिने जा सकते हैं जिनके पास स्वर्ग रैंक की कठपुतली को ठीक करने की वित्तीय क्षमता और कौशल है। स्वर्ग कठपुतली की युद्ध प्रणाली ऐसी चीज नहीं थी जिसे वह वहन कर सके, इसके लिए लेटोर गोल्ड एसेंस की एक खगोलीय मात्रा की आवश्यकता थी। लेकिन आरव मेहरा को जादू के टॉवर की 10वीं मंजिल पर एक क्षतिग्रस्त स्वर्ग कठपुतली मिली थी और उसने उस कठपुतली के सभी बरकरार दुर्लभ भागों को नष्ट कर दिया था। सिर्फ वे दुर्लभ भाग ही उसके स्वर्ग कठपुतली की शक्ति को भयावह स्तर तक बढ़ाने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। वह अपने स्वर्ग कठपुतली की शक्ति को बहाल करने के लिए केवल इस मूर्खतापूर्ण तरीके का उपयोग कर सकता था, बड़ी मात्रा में कीमती भागों को इकट्ठा करके। जितना अधिक कीमती उतनी ही अधिक शक्ति उसे वापस मिल जाएगी। अंततः स्वर्ग कठपुतली स्वर्ग रैंक से नीचे अजेय होगी, लेकिन इसे स्वर्ग रैंक तक पहुंचाना थोड़ा अधिक जटिल होगा। आखिरकार संत किमियागर भी स्वर्ग कठपुतली के सामने केवल अपना सिर हिला सकते थे और आहें भर सकते थे। आरव मेहरा ने कमरे में कुछ व्यवस्थाएं की ताकि लोग उसे परेशान न कर सकें, क्योंकि स्वर्ग की कठपुतली की मरम्मत में बहुत समय लग सकता है। आरव मेहरा ने फिर उन दुर्लभ भागों को निकाला जिन्हें उसने अलग किया था और उन्हें जमीन पर रख दिया। सिर्फ ये दुर्लभ भाग ही किसी भी कारीगर को पागल करने के लिए काफी थे। आरव मेहरा ने भौहें सिकुड़ी और कठपुतली को बहाल करने से पहले यांत्रिक प्रणाली को उठाया। मरम्मत का काम निस्संदेह नीरस था। स्वर्ग कठपुतली पर उन सभी दुर्लभ भागों को इकट्ठा करने और स्थापित करने में उसे अगली सुबह तक का समय लगा, लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं था, क्योंकि स्वर्ग कठपुतली के शरीर में अभी भी 2 भागों की कमी थी और इन 2 भागों के लिए वह केवल अगला सबसे अच्छा काम कर सकता था और उन्हें अभी के लिए साधारण सामग्रियों से बदल सकता था। अध्याय 439। शायद केवल 20% भाग ही गायब थे, लेकिन प्रभाव बहुत बड़ा था। कुछ गायब भागों में कुछ मुख्य घटक शामिल थे और उन घटकों को नोसेंट में खोजना बहुत मुश्किल था। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द ही कठपुतली विमान की यात्रा करनी होगी। तुलान पर्वत श्रृंखला की यात्रा के दौरान उस प्लेना पथ को खोजने के बाद आरव मेहरा ने कठपुतली विमान की यात्रा करने की योजना बनाई थी, लेकिन बीच में कुछ अप्रत्याशित हुआ और उसके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन वह जल्द या बाद में तुलान पर्वत श्रृंखला में वापस जाएगा और उस प्लेना पथ के माध्यम से वह कठपुतली विमान में प्रवेश करेगा। वह विमान अंतहीन कठपुतलियों से भरा था और वहां बड़ी मात्रा में दुर्लभ सामग्री प्राप्त करना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा वह चीज कठपुतली विमान में थी। अगर वह इसे प्राप्त कर सकता है तो उसे निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा, और यद्यपि उसकी कठपुतली स्वर्ग रैंक तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन स्तर 37 और स्तर 38 के अस्तित्वों से आसानी से निपटना कोई समस्या नहीं होगी। अगला चरण सरणी का निर्माण करना था। इस कार्य में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च होगी और बीच में कई समस्याएं आएंगी, जैसे नक्काशीदार सरणी कठपुतली पर मंत्रमुग्ध मंत्र के साथ संघर्ष करती है या इसी तरह की समस्याएं। ये कांटेदार समस्याएं बहुत परेशानी वाली होंगी यदि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि भविष्य से आए और अनगिनत कठपुतलियों को नष्ट करने वाले आरव मेहरा को भी ऐसा लगा कि वे दबाव में हैं। स्याही और कलम हाथ में लेकर उन्होंने सरणी को तराशना शुरू करने से पहले एक ग्राफ पेपर पर गणनाएं की। उन्होंने इस स्वर्ग कठपुतली को बहुत महत्व दिया और सरणियों की नक्काशी कोई अपवाद नहीं थी। वे सभी बेहद गहन थे और उन्हें शीर्ष दर मास्टर कीमियागर के काम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता था।
इस्तेमाल की गई अधिकांश तकनीकें इस युग से संबंधित नहीं थीं। हालांकि तकनीक के मामले में आरव मेहरा बहुत पीछे रह गए। यहाँ तक कि कुछ संत कीमियागर भी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्वर्ग कठपुतली प्राचीन काल के सबसे महान कीमियागर डार्क सेज से आई थी। सरनी को तराशने के बाद उन्होंने कुछ जादू जोड़े और सब कुछ खत्म कर दिया। 2 दिनों के काम के बाद आरव मेहरा की आंखें लाल हो गई थीं। वह पूरी तरह से थक चुके थे, लेकिन जब उनके सामने कठपुतली को देखा तो उनके मुंह के कोने पर एक मुस्कान दिखाई दी। भागों को स्थापित करने के बाद इस स्वर्ग कठपुतली की शक्ति को काफी अच्छा माना जा सकता था। उन्होंने अनुमान लगाया कि कठपुतली 5वीं रैंक तलवार सन से कमजोर नहीं थी। इसके अलावा ये क्षतिग्रस्त घटकों की मरम्मत के लिए साधारण सामग्रियों का उपयोग करने के बाद था। यदि स्वर्ग विमान की उनकी यात्रा सुचारू रूप से चली तो ये स्वर्ग कठपुतली उनके पास मौजूद सबसे भयानक संपत्तियों में से एक बन सकती है। आरव मेहरा अब स्वर्ग कठपुतली की शक्ति को देखने के लिए सरनी को सक्रिय करने के आग्रह का विरोध नहीं कर सकते थे। आखिरकार उसने इस कठपुतली पर बहुत समय बिताया था। उसने अपनी जेब से एक लेवल 35 मैना क्रिस्टल निकाला, जिसे उसने वाइवन किंग को मारने के बाद प्राप्त किया था, और हालांकि यह केवल लेवल 35 मैना क्रिस्टल था, फिर भी यह अभी के लिए पर्याप्त था। उसने इसे मैना स्रोत स्थान में डाला, लेकिन इसके तुरंत बाद एक आवाज आई, वेलिंग रिवर का अंत। आरव मेहरा ने अचानक स्वर्ग कठपुतली की आंख खुलते हुए देखी। हालांकि यह पहली बार नहीं था, आरव मेहरा अभी भी चौंक गया और उत्सुकता से स्वर्ग कठपुतली को देखने लगा। लेकिन उन शब्दों को कहने के बाद स्वर्ग कठपुतली स्थिर रही। क्या ये डार्क सेज द्वारा छोड़ा गया एक और संदेश हो सकता है? आरव मेहरा को अजीब लगा। स्वर्ग कठपुतली ने 2 वाक्य कहे थे जब आरव मेहरा ने इसे पहली बार पाया था। पहला वाक्य था, क्या अभी भी कोई जीवित बचा है? जबकि दूसरा था, आगे कोई रास्ता नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। उस समय आरव मेहरा सोच रहा था कि क्या ये डार्क सेज द्वारा छोड़ा गया संदेश था। दुर्भाग्य से स्वर्ग कठपुतली बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। डार्क सेज जो जानकारी प्रसारित करना चाहता था वह बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए थी, अन्यथा वह इस तरह का तरीका इस्तेमाल नहीं करेगा। अगर आरव मेहरा कर सकता तो वह उस संदेश को प्राप्त करने के लिए स्वर्ग कठपुतली को उसकी मूल स्थिति में सुधार देगा। दुर्भाग्य से ये बहुत मुश्किल था। वेलिंग रिवर का अंत। आरव मेहरा अपने मन में इस वाक्य को दोहराता रहा। वाक्यांश निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण सुराग रखता था, और हालांकि उसके पास वेलिंग रिवर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि यह रेजिंग फ्लेम प्लेन में स्थित है। आरव मेहरा को अचानक याद आया कि सम्राट झांतुई अपने अंतिम दशक के दौरान शाही महल में रहे थे और शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते थे। कई लोगों को लगा कि सम्राट को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। हालांकि एक अपवाद था जो सम्राट झांतुई की मृत्यु से 1 साल पहले हुआ था। सेंगमैन झांतुई ने गुप्त रूप से गार्ड और दरबारी जादूगरों के एक समूह को उग्रज्वाला विमान तक पहुंचाया। जब वह 1 महीने बाद लौटा तो सेंगमैन ने अपने दूसरे बेटे को गद्दी सौंप दी और कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। स्वर्ग कठपुतली द्वारा बोले गए 3 वाक्यों से, साथ ही रक्तपात वन में छोड़े गए पत्थर की पट्टिका से, ऐसा लग रहा था कि अलग अलग युगों के उन 3 शक्तिशाली लोगों में कुछ समानता थी। ऐसा लग रहा था कि यह एक भयानक रहस्य से संबंधित था जो अब वेलिंग नदी की ओर इशारा कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे रेजिंग फ्लेम प्लेन की यात्रा करनी थी, और ऐसा लग रहा था कि उसके लिए एक अवसर इंतजार कर रहा था। तुलान पर्वत श्रृंखला से वापस आते समय आरव मेहरा इस बात पर विचार कर रहा था कि वह कैसे जल्दी से अपनी ताकत बढ़ा सकता है। 3 ध्यान कानून सेटों के साथ विलय करने के बाद आरव मेहरा 5वीं रैंक का उच्च जादूगर बन गया। हालांकि तुलान पर्वत श्रृंखला की यात्रा ने उसकी रैंक को जल्दी से बढ़ा दिया, लेकिन इसने बहुत सारी समस्याएं भी पैदा की। ये सर्वविदित था कि जब भी कोई जादूगर आर्कमेज दायरे में प्रवेश करना चाहता था तो उसे अपने ध्यान कानून सेट को अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के साथ मिलाना पड़ता था। ये दूसरों के लिए कोई मुश्किल कदम नहीं हो सकता है, क्योंकि आमतौर पर मैजिक कंडक्टिंग रून और मेडिटेशन लॉ सेट को एक साथ मिलाना केवल समय की बात थी। लेकिन आरव मेहरा के लिए यह एक बड़ी समस्या थी। आखिरकार उसके पास 3 कोर मेडिटेशन लॉ सेट थे, इक्विलिब्रियम लॉ, वॉर्ड फोर्ज और एलिमेंटल हॉर्ट। हालांकि उसके पास मैजिक कंडक्टिंग रून के रूप में केवल मैजिक एरे था। दूसरे शब्दों में, वह अपने मैजिक कंडक्टिंग रून के साथ केवल एक मेडिटेशन लॉ सेट को ही मिला सकता था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वह आर्कमेज दायरे में आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा उसने कभी किसी के पास 3 मैजिक कंडक्टिंग रून होने के बारे में नहीं सुना था। लंबे समय तक सोचने के बाद उसे एक विचार आया। मैजिक एरे नोसेंट के इतिहास में सबसे शक्तिशाली मैजिक कंडक्टिंग रून था। ये लगभग सर्वशक्तिमान था और इसकी क्षमता बहुत अधिक थी, और 10,000 स्पेल व्हील को मैजिक एरे के सिद्धांत का उपयोग करके तैयार किया गया था, जिससे इसकी क्षमता भी बहुत अधिक थी। आरव मेहरा का विचार स्पेल व्हील के साथ मेडिटेशन लॉ सेट को मिलाने का था। सिद्धांत ठीक होना चाहिए और यह सबसे अधिक संभावना है कि सफल हो। लेकिन भले ही वह दूसरे मेडिटेशन लॉ सेट से निपटे, फिर भी एक बचा हुआ था। उसने अंतिम मेडिटेशन लॉ सेट को बुक ऑफ डेथ के साथ मिलाने के बारे में सोचा था। आखिरकार यह कोई साधारण जादू का उपकरण नहीं था, और कुछ सहस्राब्दियों बाद हेवन मैज बैन अपने स्वयं के कोर मेडिटेशन लॉ सेट को बुक ऑफ डेथ के साथ मिला देगा। लेकिन किसी के मेडिटेशन लॉ सेट को बुक ऑफ डेथ के साथ मिलाना बहुत मुश्किल था।
आवश्यक न्यूनतम सीमा आरव मेहरा को पीछे छोड़ देगी। उसने अनुमान लगाया कि उसे पहले बैंक की तरह स्वर्ग रैंक तक पहुंचने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार मेडिटेशन लॉ सेट को बुक ऑफ डेथ के साथ मिलाना अभी उसके दिमाग में सबसे पीछे रह गया था। उसे जल्द ही वह डायरी याद आ गई जो हेवन मैच बैन ने पीछे छोड़ी थी। अंदर बैन ने उल्लेख किया था कि जीवन में उसका सबसे बड़ा अफसोस बुक ऑफ डेथ के असली रहस्य को जानने में सक्षम नहीं होना था। इसके अलावा बैन को हमेशा लगता था कि बुक ऑफ डेथ का पूरा रूप नोसेंट के साथ पैदा हुई 2 पुस्तकों में से एक था, बुक ऑफ 10,000 स्पेल जिसमें सभी मंत्र दर्ज थे। दूसरी पुस्तक के लिए इसे बुक ऑफ 10,000 मंत्र कहा जाता था और इसमें सभी मंत्र, शाप, अभिशाप आदि दर्ज थे। यह अत्यंत शक्तिशाली थी, पूरी बुक ऑफ डेथ से कमजोर नहीं थी। इसके अलावा बुक ऑफ 10,000 मंत्र बिल्कुल बुक ऑफ डेथ की तरह ही थी, इस अर्थ में कि उन दोनों को अभी भी अपने पूर्ण रूप को पुनः प्राप्त करना था। वर्तमान युग में बुक ऑफ 10,000 मंत्र केवल एक सच्चा आत्मा जादू उपकरण था। यदि वह बुक ऑफ 10,000 मंत्र प्राप्त कर सकता है तो उसके ध्यान कानून सेट के साथ विलय का मामला आसानी से हल हो जाएगा। आरव मेहरा को उस पुस्तक के इतिहास के बारे में कुछ पता था। कुछ सहस्राब्दियों में नोसेंट में एक शक्तिशाली व्यक्ति उभरेगा। उन्हें वाइट कहा जाता था और वे स्टाररी स्काई कॉलेज से आए थे। हालांकि वेद को स्टाररी स्काई कॉलेज की रीढ़ माना जाता था, लेकिन उनके जीवन का पहला आधा हिस्सा केवल साधारण ही कहा जा सकता है। जब वेद ने रेजिंग फ्लेम प्लेन पर लड़ाई में स्टाररी स्काई कॉलेज के प्लेन लीजन का नेतृत्व किया, तभी अनजाने में उन्हें बुक ऑफ 10,000 मंत्र प्राप्त हो गए। फिर वेद का नाम धीरे धीरे नोसेंट में फैल गया। स्टाररी स्काई कॉलेज में लौटने के बाद वेद 10 साल तक चुप रहे। उन 10 सालों के दौरान वेद बुक ऑफ 10,000 मंत्र का अध्ययन कर रहे थे। जब वे फिर से सार्वजनिक रूप से सामने आए तो वे पहले से ही नोसेंट में सबसे शक्तिशाली आर्कमेज बन चुके थे और एक के बाद एक चैलेंजर को हरा रहे थे। यहाँ तक कि स्वर्ग के जादूगर भी उन्हें नए सम्मान के साथ देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि वेद ने बुक ऑफ 10,000 मंत्र को नियंत्रित करने के बाद कुछ खंडहरों पर लड़ाई की और अकेले कई दर्जन आर्कमेज को मार डाला। ये वह लड़ाई भी थी जिसने वाइट को प्रसिद्ध बनाया और उस लड़ाई के बाद उनकी उपलब्धियां नोसेंट के माध्यम से पागलपन की हद तक फैल गईं। वे कुछ समय के लिए अनगिनत जादूगरों के आदर्श बन गए। उस समय शक्तिशाली वेद पहले से ही स्टाररी स्काई कॉलेज की मुख्य शक्ति में शामिल हो चुका था और नए उच्च अधिकारियों में से एक बन गया था। 10,000 मंत्रों की पुस्तक के साथ उसने स्टाररी स्काई कॉलेज के प्लेन लीजन का नेतृत्व किया और बड़े विमानों पर विजय प्राप्त की। कुछ दर्जन वर्षों तक विकसित होने के बाद स्टाररी स्काई कॉलेज धीरे धीरे नोसेंट की सबसे दुर्जय सेनाओं में से एक बन गया, जो लगभग आइवरी टॉवर के समान स्तर पर था। उस समय जादूगरों द्वारा सबसे अधिक उल्लेख किए जाने वाले 2 व्यक्ति स्टाररी स्काई कॉलेज के वेट और आइवरी टॉवर के बैन थे। अधिकांश जादूगरों ने स्पष्ट रूप से समझा कि दोनों पुस्तकों के धारकों के बीच लड़ाई होनी तय थी और वेट और बैन ने उन्हें निराश नहीं किया। अपने बाद के वर्षों में वे दोनों स्वर्ग क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए और अपनी अपनी सेनाओं के नीति निर्माता बन गए। उस समय 2 दुर्जय सेनाओं ने एक साथ एक रहस्य की खोज की और ऐसा कहा गया कि इस उत्खनित रहस्य ने नोसेंट की शक्ति संरचना को बदल दिया। दोनों शक्तिशाली लोगों ने अपनी पूरी ताकत का नेतृत्व किया और कई बार आपस में भिड़ गए। सिर्फ गिरे हुए स्वर्ग के जादूगरों की संख्या 10 से ज्यादा थी, आर्कमेज की तो बात ही छोड़िए। वे उस लड़ाई में तोप के चारे से अलग नहीं थे और गिरे हुए आर्कमेज की संख्या तिगुनी अंकों तक पहुंच गई थी। अध्याय 440। स्वाभाविक रूप से सभी को बैन और वेद के बीच की लड़ाई का सबसे अधिक इंतजार था। ऐसा कहा जाता था कि यह लड़ाई एक निश्चित विमान पर की गई थी, लेकिन वेद और बैन दोनों ही लड़ाई के बाद लापता हो गए। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया कि दोनों बराबरी पर थे और एक साथ मर गए, जबकि अन्य ने कहा कि उनकी लड़ाई बहुत तीव्र थी और वे लापरवाही से अंतहीन विमान में गिर गए। अंततः अनगिनत अनुमान सामने आए, जब तक कि बहुत कमजोर हो चुके आइवरी टॉवर और स्टाररी स्काई कॉलेज के पास युद्ध विराम करने और बैन और वेद की मृत्यु की घोषणा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस लड़ाई के कई 100 साल बाद भी नोसेंट में कई जादूगर होंगे जो उस लड़ाई को सामने लाएंगे। उस युग के दौरान बैन और वेद 2 चरम अस्तित्व थे, उनका प्रभाव बहुत अधिक था। दुर्भाग्य से इस लड़ाई के बाद नोसेंट में बुक ऑफ डेथ और बुक ऑफ 10,000 मंत्र दिखाई नहीं दिए। कई शक्तिशाली लोग 2 महान पुस्तकों की तलाश में अंतहीन विमान की ओर दौड़े। हालांकि किसी को भी पुरस्कृत नहीं किया गया और उनमें से अधिकांश अंतहीन विमान में दफन हो गए। जब आरव मेहरा ने खस्ताहाल पुस्तकालय में उस हिस्से को पढ़ा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। नोसेंट में दिखाई देने वाले कुछ असाधारण जादू के औजारों में से 2 वास्तव में खो गए थे। हालांकि अब उसके पास 10,000 मंत्रों की पुस्तक प्राप्त करने का अवसर था और वह स्वाभाविक रूप से इसे छोड़ना नहीं चाहता था। इस पुस्तक में असीम क्षमता थी और यह सबसे शक्तिशाली असाधारण जादू के औजारों में से एक बन जाएगी। बस ये तथ्य कि यह उसके ध्यान कानून सेट के साथ विलय कर सकता है ताकि वह आर्कमेज दायरे तक पहुंच सके, उसे कुछ ऐसा बना दिया जो उसे प्राप्त करना था। ... वह कुछ दिनों बाद थोर्न के साथ रेजिंग फ्लेम प्लेन में जाएगा और प्लान लीजन के कमांडर के रूप में। वह कुछ महीने पहले पैतृक भूमि के निर्णय का पालन करने के लिए अनिच्छुक था, क्योंकि उसे लगा कि मेहरा परिवार और रेजिंग फ्लेम प्लेन के मामले तुलान पर्वत श्रृंखला से भी ज्यादा खतरनाक थे। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि प्लेन में अनगिनत रेजिंग फ्लेम बीस्टमैन और सभी प्रमुख ताकतें थीं।
लेकिन 10,000 मंत्रों की पुस्तक के बारे में सोचने से वह बहुत ज्यादा खुश हो गया। अनिच्छा का वह संकेत पूरी तरह से गायब हो गया था और प्लेन लीजन कमांडर का दर्जा किसी समय उसकी मदद कर सकता था। स्वर्ग कठपुतली को मैना आपूर्ति को अलग करने के बाद आरव मेहरा ने अपने द्वारा स्थापित की गई सरनी से छुटकारा पा लिया। ये सब खत्म करने के बाद वह खींचा और कमरे से बाहर निकल गया। चचेरे भाई राजीव, तुम आखिरकार बाहर आ गए। लेकिन आरव मेहरा ने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैसे ही वह कमरे से बाहर निकलेगा, रॉस उसके दरवाजे के सामने उत्सुकता से इंतजार करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा रॉस उसे देखकर बहुत खुश हो गया। यह क्या है? पैट्रियार्क ऑफ्रान तुम्हें ढूंढ रहे हैं, ये बहुत जरूरी लग रहा था। लेकिन कजिन, तुम अपने कमरे में चले गए और 3 दिन तक बाहर नहीं आए। तुम बहुत व्यस्त रहे होंगे, इसलिए पैट्रियार्क ऑफ्रान ने तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन पैट्रियार्क ने कहा कि बाहर आने के बाद मैं तुम्हें उनके पास ले आऊं। किस लिए? मुझे ज्यादा यकीन नहीं है। ठीक है, मुझे पैट्रियार्क ऑफ्रान के पास ले चलो। आरव मेहरा ने सोच समझकर सिर हिलाया। 3 दिन व्यस्त रहने के बाद आरव मेहरा ने आराम करने की योजना बनाई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। पैट्रियार्क ऑफ्रान को उसे तुरंत ढूंढने के लिए जरूर कुछ गंभीर घटना हुई होगी। क्या इसका रेजिंग फ्लेम प्लेन से कोई लेना देना है? आरव मेहरा ने अपना सिर हिलाया और रॉस की तरफ देखते हुए उदासीनता से पूछा, कजिन रॉस, क्या हाल ही में कुछ हुआ है? कुछ अविश्वसनीय हुआ। रॉस ने भौहें सिकुड़ी और जवाब देने से पहले कुछ समय सोचने के लिए लिया। चचेरे भाई राजीव, शार्लोट परिवार ने फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त कर ली है। ये खबर कल ही ओकलैंड में फैल चुकी है। हर कोई हैरत में है, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि गिरता हुआ शार्लोट परिवार वास्तव में फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त कर सकता है। फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त की? रॉस के मुंह से ये खबर सुनकर आरव मेहरा भी चौंक गया। वह फ्रॉस्ट लीफ प्लेन के बारे में जानता था। हालांकि वह प्लेन रेजिंग फ्लेम प्लेन जितना विशाल नहीं था, लेकिन वह काफी समृद्ध था और ओकलैंड की सारी सेनाएं उसे ध्यान से देख रही थीं। अगर कोई सेना फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त कर सकती है और इसे अपने निजी प्लेन के रूप में इस्तेमाल कर सकती है, तो कुछ ही सालों में उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अप्राप्त धन आमतौर पर खतरे के साथ साथ मौजूद रहता है। सभी सेनाएं जिन्होंने पहले फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की थी, उन्हें चौंकाने वाली कीमत चुकानी पड़ी और फिर भी वे हार गए। ओकलैंड की 2 प्रमुख ताकतें, ब्लैक टॉवर और क्लाउड टॉवर, भी फ्रॉस्ट लीफ प्लेन से कुछ हद तक डरी हुई थीं। हालांकि उनके पास फ्रॉस्ट लीफ प्लेन को जीतने की शक्ति थी, लेकिन वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते थे। नुकसान बहुत बड़ा होगा और यह इसके लायक नहीं था। लेकिन चार्लोट परिवार, जो कई 100 सालों से पतन की ओर अग्रसर था और जिसका नाम पहले ही 3 महान परिवारों से हटा दिया गया था, ने वास्तव में एक दिन पहले फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त की। हर कोई अविश्वास में था। हालांकि गिरता हुआ शार्लोट परिवार ओकलैंड की प्रमुख ताकतों में से एक था, लेकिन वे शीर्ष बलों के करीब नहीं थे। पिछले कुछ सालों में उन्हें मेहरा परिवार और वॉटसन परिवार द्वारा दबा दिया गया था और वे मौत के दरवाजे पर संघर्ष कर रहे थे। अगर उनका संयम न होता तो शार्लोट परिवार पहले ही कई बार नष्ट हो चुका होता। लेकिन ओकलैंड की हर बड़ी ताकत धीरे धीरे शार्लोट परिवार के अस्तित्व को भूल गई थी और आरव मेहरा को यकीन था कि अगर वे कुछ दर्जन सालों तक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकें तो शार्लोट परिवार मेहरा परिवार को पकड़ सकता है। भले ही वे पकड़ न सकें, लेकिन वे बहुत पीछे नहीं रहेंगे। आखिरकार फ्रॉस्ट लीफ प्लेन में मौजूद धन ओकलैंड की सभी सेनाओं को ईर्ष्यालु बना सकता था। लेकिन शार्लोट परिवार ने ये कैसे किया? फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। आखिरकार फ्रॉस्ट लीफ प्लेन के निर्देशांक कई 100 साल पहले पाए गए थे, फिर भी उस समय तक किसी ने इसे जीत नहीं लिया था। इससे सभी को संदेह हुआ और आश्चर्य हुआ कि क्या शार्लोट परिवार को नोसेंट में किसी अन्य प्रमुख शक्ति का समर्थन प्राप्त है। क्या ये हो सकता है? 1000 आत्माओं का बलिदान। आरव मेहरा अचानक चौंक गए क्योंकि उन्होंने उस संभावना के बारे में सोचा। यह एकमात्र तार्किक व्याख्या लग रही थी। आखिरकार ये प्लेन उपनिवेश युग का प्रारंभिक चरण था। नोसेंट की सभी सेनाएं विमानों की खोज और विजय में व्यस्त थीं, इसलिए उनके पास शार्लोट परिवार की मदद करने का समय कैसे हो सकता था? एकमात्र तरीका जो शार्लोट परिवार को इतने कम समय में फ्रॉस्ट लीफ प्लेन पर विजय प्राप्त करने की अनुमति दे सकता था, वह था 1000 आत्माओं का बलिदान। आरव मेहरा निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं कर रहे थे। 1000 आत्माओं का बलिदान एक सच्चा स्पिरिट मैजिक टूल था और इसका अवतार एक महान शैतान था जो लगभग 1 सहस्राब्दी से आत्मसाधना कर रहा था। इसकी ताकत को ओकलैंड के सबसे शक्तिशाली पावरहाउस में गिना जा सकता है। लेकिन 1000 आत्माओं का बलिदान कोई साधारण जादू का औजार नहीं था। अगर इससे शार्लोट परिवार को ऊपर उठने में मदद मिलती तो भले ही वे क्लाउड टॉवर और ब्लैक टॉवर तक न पहुंच पाते, फिर भी वे कुछ शताब्दियों के भीतर वॉटसन परिवार और मेहरा परिवार से ऊपर खड़े होते। लेकिन आरव मेहरा को जो पता था उसके अनुसार 1000 आत्माओं का बलिदान एक बहुत ही दुष्ट जादू का औजार था जिसका इस्तेमाल शार्लोट परिवार कर रहा था। उसे याद आया कि उसने 1 सहस्राब्दी बाद शार्लोट परिवार पर आई त्रासदी के बारे में पढ़ा था। 1000 आत्माओं के बलिदान ने शार्लोट परिवार के लगभग सभी सदस्यों को खा लिया और शार्लोट परिवार के विनाश का कारण बना, तो इससे उन्हें क्या मदद मिलेगी? क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ? चचेरे भाई राजीव, मेरा अनुमान है कि आपको ढूंढने वाले पैट्रियार्क ऑफ्रान का शार्लोट परिवार से कोई संबंध होना चाहिए।
शार्लोट परिवार द्वारा फ्रॉस्टलीफ प्लेन पर कब्जा किया जाना हमारे मेहरा परिवार के लिए बेहद प्रतिकूल है। इसके अलावा मैंने सुना है कि शार्लोट परिवार कुछ और कदम उठा रहा है, रॉस ने उदास भाव से कहा। हाँ, वे काफी साहसी हैं। आरव मेहरा मुस्कुराया लेकिन कुछ और नहीं कहा। वह जानता था कि फ्रॉस्टलीफ प्लेन मेहरा परिवार के निजी विमानों में से एक कोल्ड विंड प्लेन के बेहद करीब था। फ्रॉस्टलीफ प्लेन पर विजय प्राप्त करने वाले शार्लोट परिवार ने मेहरा परिवार के लिए एक छोटा सा खतरा पैदा कर दिया, इसलिए मेहरा परिवार स्वाभाविक रूप से इस बारे में चिंतित होगा। आखिरकार कोल्ड विंड प्लेन मेहरा परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मेहरा परिवार हर प्रमुख विमान पर अभियान भेज सकता था और इतनी बड़ी प्लेनर सेना को अपने पास रख सकता था। इसका कारण कोल्ड विंड प्लेन से जुड़ा हुआ था। अगर वे इसे खो देते तो यह मेहरा परिवार के लिए एक आपदा होती। शार्लोट परिवार की हरकतें थोड़ी बहुत दबंग थीं, जिससे मेहरा परिवार परेशान हो गया। अगर यह पिछला शार्लोट परिवार होता तो मेहरा परिवार इतना चिंतित नहीं होता और अपनी शक्ति से उन्हें डरा सकता था, लेकिन इस बार यह बहुत अलग था। 1000 आत्माओं के बलिदान का समर्थन प्राप्त करने के बाद शार्लोट परिवार को अब कमजोर नहीं माना जा सकता था। यहाँ तक कि अपने चरम पर मेहरा परिवार भी असंतुष्ट होने के बावजूद शार्लोट परिवार के खिलाफ जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ... वे दोनों जादुई टॉवर की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, जहां चांद के पत्थर जमीन पर बड़े करीने से सजाए गए थे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और जल्द ही अंदर से एक बूढ़ी आवाज सुनी। अंदर आ जाओ। एक छोटा बूढ़ा आदमी अध्ययन कक्ष में बैठा था। ये पैट्रियार्क ऑफ्रान था और उसके चेहरे पर चिंता देखी जा सकती थी। जब उसने 2 लोगों को अंदर आते देखा तो उसकी नज़र आरव मेहरा पर रुक गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, पहले बैठो। ऑफ्रान को लगा कि आरव मेहरा एक तरह की अप्राप्य भावना दे रहा था। उसने बिना सोचे समझे सोचा कि इस युवक में सैंटन मेहरा की छाया है। वे दोनों ही उत्कृष्ट और अपरंपरागत थे। बस इतना था कि सैंटन मेहरा चाहे कितना भी अपरंपरागत क्यों न हो, वह उस बिंदु तक नहीं पहुंचेगा जहां वह एल्डर काउंसिल में तबाही मचाएगा। एक बात तो तय थी, ये युवक निश्चित रूप से सैंटन की तुलना करने में सक्षम होगा। आखिरकार वह 20 की उम्र में होने के बावजूद मेहरा परिवार के 3 तलवार संतों में से एक थॉर्न मेहरा के खिलाफ मुकाबला करने में सक्षम था। इसके अलावा वह युवक बेहद अमीर था। उसने हाल ही में एक सावधानीपूर्वक जांच की और पाया कि वर्तमान गिल्डेड रोज लंबे समय से पूरे पूर्वी राज्य में बाजार पर एकाधिकार का आनंद ले रहा था और इसका विस्तार होता रहा। ऐसे युवा जादूगर की भविष्य की उपलब्धियां सैंटन मेहरा की तुलना में बहुत कम नहीं होंगी, लेकिन वह बहुत अपरंपरागत था और पूर्वजों ने उसे कुछ बुजुर्गों की हत्या के लिए दोषी भी नहीं ठहराया। इसके बजाय उन्होंने उसे प्लेनर लीजन के आधे हिस्से पर नियंत्रण दे दिया, जो अविश्वसनीय था। राजीव, तुम्हें हाल ही में जो हुआ था उसे सुनना चाहिए था। ऑफ्रान को कुछ याद आया और वह अपनी कनपटियों को सहलाने से खुद को रोक नहीं पाया और उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, शार्लोट परिवार द्वारा फ्रॉस्टलीफ प्लेन पर विजय प्राप्त करने के बारे में। आरव मेहरा ने सीट पर बैठते हुए सिर हिलाया। ऑफ्रान ने वास्तव में उस मामले के लिए उसकी तलाश की। अगर यह कोई और ताकत होती तो आरव मेहरा इसमें शामिल होने की योजना नहीं बनाता। हालांकि शार्लोट परिवार पूरी तरह से एक अलग मामला था।